मुझे याद है आयान मुखर्जी और मैं वी वर शेयरिंग आवर डीवीडीज, हमारा एक ही डीवीडी वाला था। तो हमारा ना कभी कभी ऐसी दोस्ती हुई कि भाई कैन यू प्लीज फिनिश दैट सेकंड डीवीडी, आई एम वेटिंग। तो मैं अगली ले लेता था, फिर वो मुझे मैसेज करता था कि यार तूने अगली वाली ले ली। मैं कहा क्योंकि मुझे पता था मैं रात में खत्म कर दूं और तू ले जाएगा। आई एम वेरी फैसिनेटेड कि डबिंग वालों के पास क्या राइट्स होते हैं कि यार अपन ना इसको हनी सिंह बोल देते हैं अगर उसने एमएनएम बोला है। आप कभी नोटिस यार उन्होंने जुरासिक पार्क में डायनासोर को चिपकली बोल दिया था हिंदी में। एंड देयर इज दिस सीन वेयर सॉल कम्स बैक होम और ना वो मोमबत्ती फड़फड़ाती है। सिर्फ उनने वो आपको दिखाया कि ओ दरवाजा खुला हो तो हवा आती है, लालो जब, और आपको पता नहीं है कि ये क्यों दिखाया इन्होंने स्टार्ट के एपिसोड में। और वो एंड एपिसोड में वो लोग बात कर रहे हैं और सिर्फ मोमबत्ती का शॉट आ रहा है कि फड़फड़ाई, और आपको लगता है वो कोई आ गया कमरे में। फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आई थी, वो भी अच्छी लगी थी, लेकिन रिलेट ही नहीं कर पाया यार। मैं कहा बार्सिलोना तो हम गए नहीं कभी और ये तो बड़े अमीर बच्चे हैं, मतलब वो तो मेलबर्न जाके उनकी कमिंग ऑफ एज हो रही है, हम कैसे करेंगे? हम तो मीरा रोड के, हमारी कमिंग ऑफ एज का होगी। Hey guys, what's up? आज का जो गेस्ट एपिसोड है इट्स विद द अमेजिंग एक्टर कुणाल खेमू। कुणाल को आपने बहुत सारी फिल्म्स और शोज में देखा होगा एंड कुणाल इज आल्सो बाय द वे मेकिंग हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू लेटर टुवर्ड्स दिस ईयर एंड ये मेरे को लगता है चलचित्र के हॉल ऑफ फेम में जाने वाला एक एपिसोड है। व्हेन यू विल वॉच इट यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज इट्स हेवी ऑन रिकमेंडेशंस एंड कुणाल की जो वाइब है, लाइक मेरी भी एनर्जी बढ़ गई थी उससे, उनसे बात करके मज़ा ही आ गया। जब से लाइक आई हैव शॉट इट, लाइक आई केप्ट आस्किंग टीम क्या चल रहा है एडिट का, क्या चल रहा है, व्हेन इज इट कमिंग आउट। आई एम really excited for you guys to see it. This video is brought to you by Mubi, which is a curated streaming service showing exceptional films from around the globe. आपको मूबी की एक मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगी इफ़ यू क्लिक ऑन mubi.com/chalchitra and एंड तक देखना। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन फॉर यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। हाय कुणाल, हाउ आर यू? वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। थैंक यू सो मच। वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू, हमारे चैनल में ना हम रिकमेंडेशंस लेते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, एंड लाइक वी विल गो डीप इनटू दोस थिंग्स। Sure, man. So tell me about your relationship with movies and movie watching. आपका क्या रिश्ता है मूवीज के साथ इन जनरल एज अ कंज्यूमर? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही ना थोड़ा फिल्मी था, मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था और करीबन 5 या 6 साल की उम्र से ही मैं सेट पे रहने लगा। आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज 6.5। तो आई फील कि मेरे सराउंडिंग जो नेचुरल हैबिटेट है मेरा, वो फिल्म सेट्स, फिल्म्स एंड एवरीथिंग दैट्स टू डू विद इन एंड अराउंड द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा रहा है। और जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे धीरे धीरे आपको इंटरनेशनल सिनेमा के बारे में पता चला। पहले तो अंग्रेजी फिल्मों के बारे में ही थोड़ा देर से पता चला। मुझे पता है, याद है कि मैं गाने भी हिंदी सुनता था। तो जब कॉलेज गया और वहाँ पे रॉक बैंड की बात हो रही थी या R&B आर्टिस्ट की बात हो रही थी, तो मुझे लिटरली पता नहीं था। मतलब बैकस्ट्रीट बॉयज वाज द फर्स्ट बैंड दैट आई हैड हर्ड। तो फिल्में भी हिंदी देखते थे ज़्यादा। फिर धीरे धीरे अंग्रेजी फिल्मों, पता है क्या होता था, अंग्रेजी फिल्में आप देखते भी थे लेकिन क्योंकि आप घर पे अंग्रेजी में बात नहीं करते और वैसे ही स्कूल में भी अंग्रेजी कच्ची थी, तो आप कॉमिक्स की तरह देखते थे जहाँ आपको फोटो समझ आ रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे याद है मेरी पहली फिल्म जो मैंने फोन किया था कि मुझे पूरी पिक्चर समझ आई, वो थी ट्विस्टर, जो मैंने रीगल में देखी थी। और मैंने बाकायदा काफी लोगों से डिस्कस किया था कि देख उसमें ना ऐसा होता है, ये लोग ऐसे थे। और वो एक हमारी दीदी थी दिल्ली में, उसने बोला तुझे बराबर समझ आई फिल्म। तो मैं फिर कॉन्फिडेंट हो गया, अब मैं पिक्चरें समझ भी सकता हूँ। अच्छी तो हमेशा लगती थी स्केल या वो सब देखने से। तो इंटरनेशनल सिनेमा, उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंच सिनेमा क्या है, कोरियन सिनेमा से थोड़ा देखा और वो फिल्में अच्छी लगी। और फिर वो आदत पड़ गई पढ़ने की। और वो इतनी कमाल की आदत है ना कि अगर आप अब आजकल थिएटरों में पता है साथ में होता है तो आप इनवेरिएबली पढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग वैसी हो गई है कि कोई कुछ भी बोल ले लेकिन अगर नीचे लिखा हुआ तो मैं पढ़ूंगा। जो मुझे एक्चुअली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट, यू डिटैच फ्रॉम द विजुअल। एंड इसीलिए आफ्टर अ पॉइंट आई गॉट slightly saturated of watching international cinema because I was like, I'm missing out on a lot of information which is audio visual because of this. Anyways, to cut the long story short, I feel cinema and everything around is something that is my natural habitat and that's my natural environment. उससे मुझे बाहर निकाल दो तो मुझे थोड़ा नर्वस होने लगता हूँ मैं। So ये वाली जो आप बता रहे हो चीज़ की सबटाइटल्स वाला जो आपको बॉदर करता है, in like would you rather prefer dubbed movie, like अगर आप बाहर की देखोगे what would you prefer? If it's very nicely dubbed then yes. नहीं तो कहीं बार गड़बड़ हो जाती है, काफी गंद मचाते हैं लोग। और मैंने आजकल नेटफ्लिक्स पे भी कोई शोज है ना जो आप इंग्लिश में देख रहे हो और आपको लग रहा है यार ये
ऐसी बातें क्यों कर रहा है ऐसे इसमें, क्योंकि Yeah, डबिंग yeah. सही नहीं हुई, एंड देन यू स्विच टू द ओरिजिनल Yes. and you see the real actor's voice and how they are kind of performing. Yeah. So there is a lot of lost in translation जो होता है. I think like they Indianize a lot of things when they are dubbing it. तो मेरे को लगता है I'm very fascinated कि dubbing वालों के पास क्या rights होते हैं कि यार अपन ना इसको हनी सिंह बोल देते हैं अगर उसने एमएनएम बोला है. आप कभी नोटिस यार किया ये उन्होंने चीज? जुरासिक पार्क में डायनासोर को चिपकली बोल दिया था हिंदी में, तो वो तो आप तभी से हिसाब लगा तो ये लो कि क्या चल क्रिएटिव रहा है. फ्रीडम बहुत ज्यादा नहीं है डबिंग आर्टिस्ट के पास? आई डोंट नो आर्टिस्ट या जिनको लाइसेंस किया जाता है कि हाँ. आप ये करेंगे, आई थिंक अब थोड़ा सीरियसली लेते होंगे. पहले तो उनको भी लगता होगा कि यार हाउ डू वी स्लाइटली डम इट डाउन फॉर द ऑडियंसेस हु आर नॉट अकस्टम्ड टू ऑल ऑफ दिस. बट मुझे लगता है डायनासोर तो अब ये तो पता ही है बच्चों को, या चिपकली बोलने से डायनासोर मतलब. वन ऑफ द फिल्म्स जहाँ मैंने डबिंग पहली बार ढंग से नोटिस की थी वो हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ azkaban, पितृदेव संरक्षणम. उसका एक स्पेल होता था गूंगे खाओ. पितृदेव संरक्षणम. मतलब वहां पे बिकॉज दे हैड टू लाइक स्पेल्स के बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम थे. अब आप इंडियनाइज कैसे करोगे उसको? मुझे ऐसा लगता है कभी डैनियल रैडक्लिफ अगर घूमते घामते यहाँ आ गया और जिन्होंने बच्चों ने सिर्फ वो देखी वो उससे शुरू हो जाएंगे आप पितृदेव के बारे में कुछ बताएं, और वो उसको समझ नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है. Yeah, man. So that's there. So who are your as a director, since you are also directing now, आपकी directorial inspirations कौन-कौन है? Who are the filmmakers you look up to? You know, actually, I just feel that across the board, whether it's as an actor or as a director or as a writer or as a technician, because I'm like I said, मैं बचपन से फिल्म सेट पे रहा हूँ, और जब मैं फिल्में देखता हूँ ना, I've never been, of course I can name my favorite Yeah, directors, but I don't think that they've been my inspirations or I try to emulate them in any way, because I don't think that's possible. Okay. And when I am trying to do something on my own, it's always my journey. Of course, subconsciously, क्योंकि आप condition है, आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी inspirations रहेंगी, बट एक्टिवली उनको ऐसे एमुलेट करने की कोशिश नहीं की गई है. एंड आई थिंक वही कॉमन नाम बार बार आएंगे. शुरुआत जब मैंने भी बाहर की फिल्में देखी, कपोला की गॉडफादर देखी, हालांकि आई एम अ बिग गॉडफादर 2 फैन. सर द फर्स्ट वन बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को गॉडफादर 2. हाँ, तो मैंने यहाँ मेरी भी- मैटेडन सिनेमा है ना जहाँ पुरानी पिक्चरें दिखाते थे, मैंने हॉल में अकेले बैठ के गॉडफादर 2 देखी थी. हाँ, और उसका जो एंडिंग सीन है where he kills everyone. आई नो, इट्स जस्ट Oh. फॉर मी इट वाज जस्ट अ स्पेशल. बहुत ही लंबी फिल्म थी अगर आप देखें उसको, Yeah. 3 घंटे 40 मिनट की कुछ ऐसी फिल्म है वो. बट इवन द फैक्ट ऑफ डिनेरो और उनका जो पूरा फ्लैशबैक चलता Yeah, है, man. दैट समहाउ कनेक्टेड मोर विद मी. सो विद कपोला, मार्टिन स्कॉर्सेसी, Untouchables, Mean Streets. Then you discover actors through films like that, Yes. whether it was Pacino, De Niro. Then you start watching their films. Yes. Then there are so many films that you would just love the film for what it is. And I think क्योंकि बचपन से शुरू किया था देखना, और बचपन से ये फिल्में पसंद थी. जैसे सर्पिको मेरे को बहुत पसंद है, हाँ. लेकिन मुझे आज भी ना कंफ्यूजन है कि उसका डायरेक्टर कौन है, मुझे नहीं पता. ट्रू वो मेरे को अल पचिनो है ये पता है. हाँ, सो पचीनो के लिए देखी थी, बट ऑफ कोर्स आई मीन पचीनो शाइन्स वो बाद में आपको पता चलता है. एज एन ऑडियंस आप हमेशा आपको लगता है हीरो है और हीरो की वजह से पिक्चर है. ट्रू. But then when you become a cinephile and you start enjoying films and you understand कि writing क्या है, फिर जाके आप एरन सॉर्किन के बारे में आपको पता चलता है, Yes. या स्कॉर्सेसी के बारे में आपको पता Yes. चलता है, फिर उनके राइटर्स कौन थे. And then when you love a film beyond like a point, then you start becoming a geek about that film. ट्रू. Like Fight Club was one of those films that I started. मुझे याद है मैंने Fight Club जब पहली बार देखी थी, I don't know how old I was, मुझे समझ ही नहीं आई थी. मैं कहा था ये क्या पिक्चर है यार, बट मुझे सिर्फ एंड का हुक अच्छा लगा था कि अच्छा ये इसके दिमाग में चल रही थी सारी चीजें. फिर 4 साल बाद मैंने रिविजिट की वो पिक्चर, एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय इट. फिर मैंने उसकी किताब पढ़ी, देन आई फाउंड आउट सम ग्रुप्स दैट वर देयर, एंड देन यू फाइंड आउट द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट दैट फिल्म, दैट Tyler Durden is not the only figment of his imagination. Yeah. So is Helena Bonham Carter. Yeah. So and then you're like, oh really? I didn't find this again. Then you review it again. And then I don't think जिसने बनाई है शायद उसने भी उतने मल्टीपल लेवल्स पे सोचा होगा. ट्रू. या जैसे मेरी ऑल टाइम फेवरेट, मुझे ऐसा लगता है एक ग्रंथ है वो फिल्म, इज द मैट्रिक्स, नाइस. व्हिच आई फील इज नॉट जस्ट अ कमर्शियल फिल्म बट इट्स अ स्पिरिचुअल फिल्म. स्पिरिचुअल. मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़े बड़े ग्रंथों की तरह एक सिनेमैटिक ग्रंथ लिखा जाए तो उसमें वो है, एंड नॉट जस्ट एज सिनेमा, as understanding of spirituality and what God is and what reality is, and we're living in this world, we're so close to AI now being, Yes. तो मेरी पूरी तरह से समझ नहीं आता, but it scares the shit out of me. यस. तो कहीं ना कहीं when you go back to that, like मुझे याद है जब उसमें मैंने पहली बार देखा, वो पहली बार मुझे भी नहीं समझ में आई थी इतनी, but I loved, and that's what the beauty about that film is, कि अगर आपको उसकी आइडियोलॉजी समझ नहीं आए, there is enough of commercial
Yeah. stuff happening, action sequences or special effects happening to keep you engaged. True. Then if you start going into the layers, then you see कि यार इन्होंने बनाई कैसे, हाँ. ये इतनी सारी मुश्किल चीजें हैं, और CG और VFX के नाम पे भी उनने इतने प्रोग्रेसिव थे कि इतने सारे इफेक्ट्स उस वक्त लाए थे Yeah. कि हर किसी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कोशिश किया कुछ ना कुछ उससे कॉपी करने का. Yeah. बट मुझे एक स्पेसिफिक चीज याद है, जब वो उसको कहता है, वो उसको पूछती है कि कैन यू फ्लाई दिस चॉपर, एंड ही सेज नो. शी सेज ओके गिव मी अ मिनट. वो एक बटन दबाती है और एक सॉफ्टवेयर अपलोड होता है और वो बोलता है मुझे आता है, और वो उड़ा लेता है. और मैं कहा कि यार बात तो करेक्ट है, हमको गिटार सीखने में इतना टाइम लगता है, हाँ. और 2 साल बाद आपको बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं समझ आती, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर अपडेट सा हुआ है. तो मैं ना थोड़ा पगला गया उस फिल्म को Yeah, लेके yeah. कि ये चल क्या रहा है. और जो डेजा वू का उसने बात की थी उसमें कि इट्स अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स, Yeah. कि वो बिल्ली फिर से दिखी, और हम सब हैव गॉन थ्रू द फैक्ट कि यार you know I've been in this moment before. What if it's a glitch in the matrix? And then even the whole idea of what God and the, you know, blue pill, red pill, is that air that you think you're breathing? What is taste? So on multiple levels I felt, and that's a film that I have, you know, लोग बोलते हैं मेरी फेवरेट फिल्म मैंने 10 बार देखी है, 50 बार देखी है, 100 बार देखी है. उसकी ना मैं गिनती करता था कि मैंने 42 तक मेरे को उसकी गिनती याद है. Wow. बट उसके बाद भी अब भी वो फिल्म कभी चल रही है ना, कहीं से भी शुरू हो जाती है और मैं देख सकता हूँ, Wow. और मुझे बड़ी अच्छी लगती है. और जितनी अच्छी पहली थी उतनी ही वाहियात उसके आगे की थी. हाँ 2 and 3 ना. मतलब कोई मतलब समझ कि क्या हो गया. Yeah, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बन गई उनसे, हाँ. और उनको भी नहीं पता था ये कैसे हुआ है. सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक वन ऑफ माय मोस्ट स्पेशल फिल्म्स. और मेरे लिए वो, इफ यू से ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स, ये वो सबसे नंबर 1 पे आती है. Wow. So then Matrix is there, Fight Club is there. Fight Club, and then of course I mean, you know, Godfathers of the Worlds and Mean Streets and like Untouchables is one of my favorite films. Just for that kind of world building that they did around. And you know, then वहाँ से आप वापस आए तो like all time favorite Hindi films have been like अंदाज अपना अपना. वो आप कितने बार भी दिखाते, आई थिंक हमारी पूरी जनरेशन विल नो एवरी सिंगल डायलॉग. वो एक ऐसी फिल्म थी जो मैं, उसकी CD आती थी, और आपको पता है जब CD नई आई थी तो आपके पास जो MP3 प्लेयर था आप उसमें CD लगाते ऑडियो सुन सकते थे. तो मैं जब ट्रेनों में यहाँ से दिल्ली विल्ली जाते थे तो मैं उसको सिर्फ ऑडियो सुनते रहता था. तो पिक्चर मेरे को नरेट कर सकता था मैं एक पॉइंट के बाद पूरी स्टार्ट टू एंड. वो हो गई जो जीता वही सिकंदर, वाज लाइक वन ऑफ दोस फिल्म्स. तो आज भी लगा लो ना तो ऐसा लगता है संजू चेंज द गियर, ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा आज भी टेंशन होता है. बट दैट वाज द ब्रिलियंस ऑफ दैट फिल्म. लाइक कितनी अच्छी से आपने बनाई कि आपको पता है जीतना है, फिर भी आपका दिल धड़कता है कि संजू गियर चेंज करेगा टाइम पे कि नहीं, जीतेगा कि नहीं. एंड देन कंपनी वाज द क्लोजेस्ट आई फेल्ट लाइक कि ये हमारी गैंगस्टर फिल्म वो है जो आप वर्ल्ड लेवल पे दिखा सकते हैं एंड यू कैन ऑल बी प्राउड ऑफ इट. And then like there have been so many films that you know have like left that mark. I remember तलवार भी जब मैं देख के थिएटर से निकला था, I was blown away. तलवार I call one of my favorite films of 21st century. Yeah, because I just felt on all levels, performances, technical, script, ये वो, for me it was like that 10 on 10 film where I don't know what to say, and I'm just so divided. I don't have an opinion this here or there, and I felt that was a brilliant film. So every now and then you'll इन टाइम कम अक्रॉस फिल्म्स जो कभी कभी आप बोलते हैं ना आपकी 5 कौन सी है, शायद आपको याद ना रहे, लेकिन एंड दैट्स व्हाट द थिंग अबाउट फिल्म्स एंड शोज. लाइक मुझे याद है जब हमने बिंजिंग वाली चीज हमको ना वायर से समझ आई थी. वायर वाज दैट फर्स्ट शो जो लिटरली इंग्लिश में होते हुए भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्योंकि बॉल्टिमोर एक्सेंट में बात करे तो, और पढ़ रहे थे. एंड मुझे याद है आयान मुखर्जी और मैं, वी वर शेयरिंग आवर DVDs, हमारा एक ही DVD वाला था. तो हमारा ना कभी कभी ऐसी दोस्ती हुई कि भाई कैन यू प्लीज फिनिश दैट सेकंड DVD, आई एम वेटिंग. तो मैं अगली ले लेता था, फिर वो मुझे मैसेज करता था कि यार तूने अगली वाली ले ली. मैं कहा क्योंकि मुझे पता था मैं रात में खत्म कर दूंगा और तू ले जाएगा. और मुझे याद है जब वो खत्म हुआ ना, हमारा एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन हुआ जो जेन्युइनली इमोशनल था कि यार ये खत्म हो गया है, अब जिंदगी का क्या मतलब रहा. और तब मुश्किल था, तब ये सारी चीजें नेटफ्लिक्स didn't exist. So The Wire was the first thing that Soha and I kind of binge watched together and completely loved. तो और उसमें ना फैन बॉयज बन गए थे हम. तो पता किया कि यार ये कौन है, डेविड बर्न्स और एड सिमंस, एक जर्नलिस्ट है, एक पुलिस वाला है. उन्होंने किस तरह से दिखाना चाहा कि पुलिस वाले ऐसे नहीं होते कि पहले गन निकाल दी. तो उस तरह के नुआंसेस लाना अब शुरू हुआ था. मतलब उससे पहले जो हमको लगता था बेंचमार्क और माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि हमको पता ही नहीं, हम वहाँ रहते नहीं. जैसे स्लमडॉग मिलियन वाले को लगता है कि हमारा देश ऐसा है. हमारा देश वैसा नहीं है. इसीलिए वहाँ उनको बहुत पसंद आई, हमको लगा कि ऐसा तो नहीं है बॉम्बे. हमको भी ऐसा लगा अमेरिकन स्ट्रीट्स और पुलिस सिस्टम ऐसा है, बट वायर से पता लगा नहीं है. फिर उनकी एक किताब थी द कॉर्नर करके, जो कभी आई डोंट नो शो बना कि नहीं उस पे, वो पढ़ा मैंने.
and I was just blown away by the fact that कि अरे बाप रे इतनी सारी detailing, long format, system के बारे में कैसे बात की. And if you've not seen The Wire, even if you feel that it's slightly dated, I think you should watch it because it's one of those, if you like, cinema में जैसे Godfather, I feel OTT space में The Wire is that show where they talked about the same society but different systems that lead to that society. So the first one is about the streets, the second one became about I think about the port जहाँ से पूरा trade होता है, and the local politics at a smaller level, and then it was about journalism and how the media affects a society. Then the fifth was about the education system, but the same stories and the same characters and the police system. So I felt it was brilliant and I was blown away by that, and that became my in into now let's start consuming what this long format is. Yeah. And then Prison Breaks happened, and then 24 happened, and Breaking Bad, and the offshoots, फिर spin-offs उनके होने लगे, Better Call Saul. आपको मैं एक बात बताऊं, I got the creator of Better Call Saul for the 100th episode on my channel, Are you Mr. Peter Gold. Oh wow! So like मैंने Twitter के मेरा favorite show है of all time, Yeah, Better it's Call brilliant, Saul. man. So it took me a month, but मैंने retweet करवा के friends वगैरह से like यही होता है जब ऐसे बात हो, गूज़बम्स आ गए मेरे को कि यार तू मिल लिया उससे. हाँ, and I have realized one thing कि a secret to like मैंने ये क्रैक किया, to be happy you need to be watching one HBO show at all times. क्योंकि आप disappoint ही नहीं हो सकते. वायर उठा लो, सोप्रानोज उठा लो, like जितने shows हैं अभी, because अभी जैसे Succession, have you seen Succession? Oh my God! मैं ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ लाइफ मैं में? सच्ची बोलूं, Succession एक ऐसा शो है ना, मुझे ऐसा लगता है किताब निकाल के आप स्कूल में बैठे, अगर आप फिल्म मेकर हैं, बस आप किताब निकालें और वो लेक्चर चल रहा है और आप उसके नोट्स लिखना शुरू करें. बस आई जस्ट फील एवरी टाइम यू फील कि अरे मैं बड़ा कूल हूँ और मुझे सब आता है ना, ऐसा एक चीज देख लो, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल्सो नॉट जस्ट हम्बलिंग, इट्स ऑल्सो एस्पिरेशनल टू से कि यार अभी तो बहुत सीखना बाकी है. एंड इट हैजंट टू डू विद द फैक्ट कि बट ये तो अमेरिकन है, अंग्रेजी है, इमोशन, बट स्ट्रक्चरिंग तो सेम है ना, स्टोरी टेलिंग सेम है, कैरेक्टर बिल्डिंग तो सेम है. सक्सेशन इज वन ऑफ दोज शोज वेयर आई फील कि कुछ ना होते हुए भी आप किस तरह से मेरा इंटरेस्ट इतना होल्ड करके रखते हैं. मैं एंटिसिपेट भी कर रहा हूँ कि शायद ऐसा होगा, लेकिन जब वो आ रहा है इट्स रियली फुलफिलिंग मी. इट्स नॉट बीइंग लाइक ये तो मुझे पता था. एंड पीपल आर सो फ्लॉड, लाइक, एंड आई नो एवरीबडी लव्स सक्सेशन, इवन द वे इट एंड्स. The last episode is brilliant. They make you feel everything. What could have been, if it could have been like this, but it is not. They are together, they are not together, ऐसा वैसा, and in the end you're still left satisfied and yet so unsatisfied. What I want to know your opinion about Jeremy Strong and his work, like as Kendall Roy जो उन्होंने किया है. Entire cast of that, and I have to say, even and I don't know all the actors' names, but I know their characters. But Siobhan, Macaulay Culkin's brother, and even Siobhan's husband in Tom. that, or even the cousin, Greg, who just come for their pieces, and they all shine so bright. And it's one of those few things that even though Kendall is the guy who it's kind of built around, I don't think that you can take away even one of the others and it will not work. Yeah, it won't. And that's the beauty of how they've written it, and these actors who actually committed to these parts. And I haven't seen them in anything in the last 5 years besides this. And for me, actually, the strongest performance was Siobhan's husband. Because it's such a tough part to do. Because as Kendall, you have to be on the edge. It's slightly author-backed. True. Because you're playing the parts where there's slightly extremes and then a man on the edge all the time. What is he going to do? But as an actor, I felt for that part, are you likable? Are you not likable? Are you a pushover, but you have some kind of an ego? He's trying to make peace with his wife and the relationship that he's in. And the multiple layers of that when the actor kind of is performing. So for me, he's the strongest performance of the show. But that's the takeaway for me. Even though the siblings are what the show is all about, but every time he's on screen, I'm engaged in what he's doing. I'm only looking at him because he's hiding so much and showing so much. Everybody says it's Shakespearean in a way, but I think everything that's amazing is Shakespearean in a way because screenplays are only so many. Everything. One of the things I like about Succession is that after reading a lot about it on Reddit and interviews, I realized this show is not only about the succession of legacy media, it is also about the succession of abuse. And you see the way abuse has gotten to every person. Last episode,
every person has a break point. जैसा आपने कभी ना कभी उनको 4 सीजन में देखा होगा, द वे केंडल ब्रेक्स, द वे शिबॉन ब्रेक्स, द वे रोमन ब्रेक्स, तीनों का सिबलिंग्स का you have seen the patterns. Yeah. It's just the patterns repeating themselves. It's just very beautiful. It's amazing. Yeah. What are the other shows that you like from Indian landscape? I'm very happy to say that we now can sit here and say Yes. on like a world platform that I'm proud of these shows, man. Yeah. Whether it's Scam or Patal Lok Yeah. or it started with Sacred Games. Yeah. Because that was the first one that we all kind of took note of, saying this is the first export, and it was something to be proud of. But I remember when Patal Lok came, because Patal Lok was something that wasn't on my radar, and I didn't know much about it, and I'd seen like some visual like pictures of it. And so I happened to land on the show not knowing what it is and started watching it and getting blown away by the writing and Jaideep in it and everybody. And the way the story moved, and it was so dark, it was so unapologetic, it was so engaging that when I finished it, and that's the thing. So if I watch something that really kind of hits home with me, I have to find a way to congratulate the people and reach out to them and let them know that they were brilliant. Yeah. Back in the day, I was very, very shy. Oh. But I think Jab We Met was the first time I was like, I need to reach out to these people. Wow. And I was very shy because I didn't know Bebo at that time. And I was like, I don't know how to send a message to a woman. But I found out Imtiaz's number and Shahid's number. And then Munna Bhai MBBS was that film when Arshad Warsi I had to reach out to and say, like, I mean, I don't know you. And then we ended up working in Golmaal. So Patal Lok was one of those, and then Scam was one of those, and then Gullak was another one where I just loved the performances and just the sweetness and the simplicity with which the story was told, and it hit home for me. And a lot of them, man, and I consume a lot. Like recently I was The Hard, and I really thoroughly enjoyed it. I love Vijay Verma and Gulshan. Oh, Everybody, yeah. I think, every single actor in that, even the actors who kind of played characters, and everybody was kind of brilliant in it. So I'm very happy that we're in this place where we're talking about Western shows, but and also at the also same Indian time we have shows. enough to talk about our own, and not just like a star-driven show, so to say, but brilliant writing, direction. A Tabbar was, and nobody knew who this director is, where it's come from, but it was brilliant. And you know, when a content, and that's what happened in the West, nobody knew any actor from Breaking Bad or Prison Break or anything. It's the show, the content that made these actors perhaps bigger stars than film stars. When Game of Thrones kind of became what it became and still is, it's bigger than, it's parallelly as like Avengers, Game of Thrones, they're pretty much like at the same level. And that's what content can do. And I think that's what's most important, is for everybody in this industry especially to understand that it's not a star that makes a film, it's a film that makes a star. And we always have to kind of invest in that and believe in that. And every time we digress, we kind of find ourselves in places where sometimes we are like how we are, कि क्या चलेगा पता नहीं, लोग देख नहीं रहे हैं, लोग accept नहीं कर रहे हैं, and all of that. So I think shows like this are important. And also for me, one of my all-time favorite shows, and I feel like writing-wise, and I think comedy is so tough to do, especially when you're doing it in the log format. I think 2.5 Men, The Office. The Office, the American Office, is like my go-to show. I have watched all 9 seasons. This is my 9th viewing of the 9 seasons. And I can like finish the 9th and go back. Although I have to say the last 3 seasons are very good, but once Michael Scott leaves, it's not still the same. very much watchable. Yeah, it's very much enjoyable. I'm on my 8th season now again. But that I feel is one of those shows that I can keep watching and watching and watching and watching, and I feel like they're all my friends. And the way the humor goes. And 2.5 Men also I thought was very intelligent way of writing, unapologetic again, with conviction, and it was a man's show. And these are shows that I can just keep going on watching them because they're 20 minutes. You know, you watch it while having lunch, and comedy is one of those things that you can watch whenever. Like, you know, if I say आज Patal Lok देखते, you might say कि यार आज नहीं देखते, आज ना I'm doing 2 things and I don't want to just watch one episode. It's not a low effort show. कि हाँ, वो you have to take out time. जैसे Succession भी है ना, और मेरा क्या है ना, मैं drop के साथ नहीं देख सकता. तो मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ, आंखें भी बंद करके चलता हूँ. जब ये पूरा सीजन आ जाएगा ना, फिर मैं देखूंगा. मेरे को हुक पे नहीं छोड़ना कि अब 2 एपिसोड आ गए सक्सेशन के, अब अगले हफ्ते एक और आएगा. So this is how you watched the last season. और मैं ऐसे चलता हूँ,
मेरे से बात नहीं करना कोई। गेम ऑफ थ्रोन्स भी मैंने वैसे ही देखा था, काफी रिस्की जो मेरे लिए प्रोग्रेसिवली थोड़ा ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स करके गया था। सक्सेशन वाज, बेटर कॉल सॉल वाज अगेन, इट हैड अ ड्रॉप। 1-2 सीजन्स वर ग्रेट व्हेन विद द ब्रदर। आई थिंक थर्ड फोर्थ में दे ये लॉस्ट। मेरा भी है आफ्टर द चक्स डेथ। या आई लाइक द पार्ट 1 ऑफ बेटर कॉल सॉल, प्री चक आई लाइक, बट द लास्ट सीजन वाज ब्रिलियंट अगेन। एंड अगेन वो स्कूल वाली बात है, कुछ कुछ चीजें ना, वो जैसे वो यू नो व्हेन दैट the guy who's after them wants to kill them, Gus. there is Gus, and there's this scene where Saul comes back home और ना वो मोमबत्ती फड़फड़ाती है। हाँ, सिर्फ उनने वो आपको दिखाया कि ओ दरवाजा खुला हो तो हवा आती है, लालोस जब, और आपको पता नहीं है कि ये क्यों दिखाया इन्होंने स्टार्ट के एपिसोड में। और वो एंड एपिसोड में वो लोग बात कर रहे हैं और सिर्फ मोमबत्ती का शॉट आता है कि फड़फड़ाई, और आपको लगता है वो कोई आ गया कमरे में, और पीछे से गस दिखता है। हाँ, लालो सालेमान, हाँ, लॉला सालमन का, और वो दिखता है पीछे, और आप कहते हो कि एंड ओनली बिकॉज योर, एंड एटलीस्ट मी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, द फैक्ट दैट दे इंट्रोड्यूस दैट फ्लिकरिंग मोमबत्ती देयर टू गिव यू द आइडिया कि दरवाजे की आवाज नहीं आती लेकिन जब खुलता है तो हवा आती है, वाज ब्रिलियंट। एंड बट आई थिंक दैट दे डिड सम अमेजिंग स्टफ इन द लास्ट सीजन, देयर वर कपल ऑफ ब्रिलियंट एपिसोड्स देयर। It's one of the highest rated episodes of Better Call Saul. It's called Plan and Execution. Yes. Where they kill. I wish यार, मेरे ना अभी मेरे उम्र के साथ मेमोरी थोड़ी जा रही है, या पता नहीं कोविड के टीके का कोई साइड इफेक्ट है, मेरे को नहीं याद रहते यार नाम। मैं एक टाइम पे था ऐसा कि ये इसका होता है, वैसा होता है, कोई बहुत कम चीजों के याद है, और स्पेशली मेकर्स के नाम भूल जाता हूँ यार। जैसे मेरे को तुम पूछो डायरेक्टर कौन था इसका, मैं बोलूंगा पता नहीं, नाम सालमन का नाम याद भूल गया मैं। या ब्रेकिंग बैड के, और क्योंकि ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल देख लो ना तो एक पॉइंट पे वो दुनिया ऐसे हो जाती है। और ब्रेकिंग बैड की मैंने एक रिव्यूइंग भी की थी। और सिमिलरली ना ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल में कभी कभी वो लोग वो बॉल्जी एपिसोड बनाते हैं जो नॉट नेसेसरीली देयर इज अ हिट। जैसे ब्रेकिंग बैड में एक था जिसमें वो सिर्फ दोनों बात कर रहे हैं, जब वो लैब में बंद हो गए दरवाजा, फ्लाई, हाँ वो फ्लाई, वो मैं कहा यार ये क्या है, मतलब हमने तारीफ कर दी तो तुम अब हमको थप्पड़ मारोगे, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो यू डिडंट लाइक, वो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग एपिसोड है ब्रेकिंग बैड। तो मैं उस तरफ था, मेरे को नहीं समझ। उम्र का भी हो सकता है, जैसे मेरे को पहली बार फाइट लव अच्छी नहीं लगी थी, आज मेरे को बोले फाइट लव अच्छी नहीं तो मैं झगड़ा कर दूं उसके साथ। ये मेरा गॉडफादर के साथ हुआ था, मेरे को पता था स्टड है, बट अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने गॉडफादर जैसे अप्रिशिएट करना सीखा है ना। ऑफर के बाद ऑफर देखा? ऑफर नहीं देखा मैंने भाई, तो ऑफर, इफ यू लाइक गॉडफादर, ऑफर इज अ शो नाउ, आई थिंक। अच्छा, someone has recommended on the channel. Yes, you have to watch it. Where is it available? I think तब वूड पे था, अब जियो पे होगा। हाँ। वो इनका शो, HBO का तो शो नहीं है, शो टाइम का है शायद, पता नहीं किसने बनाया, बट someone has recommended, yeah. even if you not seen The Godfather, so you can watch it first, then you can maybe watch The Godfather. then maybe मतलब then you will watch. तो मैंने पूरी फिर वापस binge watch की सारी, but it's about how the first one got made. From Mario Puzo, every character is there. The director, the actors, and things that happened. It's brilliant. I till date haven't watched Godfather 3. Should I ever watch it? Like, so see, I mean, you should watch it to finish it. Like मैंने last कौन सी थी, 4 थी उसकी, जो इसमें तीन ही थी। हाँ, तो मैंने 3 अभी रिसेंटली देखी है फिर, जो सोफिया कपोला वाली जो है। हाँ, वो मैंने रिसेंटली देखी, जिसमें एंड में वो भी मर जाता है। हाँ, मतलब मैंने देखी नहीं थी। अब क्या इसमें तो मर ही जाता है, सभी मर जाते हैं। वो मैंने अभी रिसेंट 1.5-2 साल पहले देखी थी फ्लाइट पे। बट यू हैव टू वॉच इट फॉर, एक्चुअली यू नो, यू वोंट माइंड इट। मैंने एक्चुअली गॉडफादर में ना सेकंड पहले देखी थी, फिर मैंने पहली देखी। अब मैं कहा ये तो इतनी अच्छी नहीं है। फिर मैंने कुछ पढ़ा उसके बारे में, फिर मैंने गॉडफादर फिर से देखी। जैसे ना गॉडफादर का और मेरा एक और, आई विल नॉट एडमिट इट इन मेनी प्लेसेस है, मेरे को शोले नहीं अच्छी लगती यार। आई थिंक दैट ओनली 1% इन द होल वर्ल्ड, मैं पूरी नहीं देख पाता हूँ। क्योंकि शोले का लाइफ में कैसे हुआ ना, शोले देखने से पहले उसका हवा बन गया था मेरी लाइफ में, क्योंकि आसपास में सब उसकी लाइनें बोल रहे थे। और मेरा जो अपना भाई है, कजन, तब ना कैसेट्स आती थी ऑडियो पिक्चरों की, और लोग कैसेट सुनते थे, तो उसको शोले जैसी मेरी अंदाज़ अपना, उसको शोले याद थी, तो वो ना नरेट करता रहता था हमेशा। और मैं बहुत ही छोटा था, 4-5 साल का था, तो मैंने देखी नहीं थी। तो मेरे लिए सारे हाईलाइट मोमेंट्स आ चुके थे मेरी लाइफ में, कि सुरमा भोपाली, ये यू नो पिस्तौल जेल में आ चुकी है, सारी मौसी जी, यू नो बसंती इनके सामने मत। तो मैंने ना उसका एक कंसाइज्ड वर्जन सुन लिया था 1000 बार। तो जब मैं देखने गया तो मेरे को बहुत लंबी लगी पिक्चर। मैं कहा वो कब आएगा, ये कब आएगा। तो मेरी कंडीशनिंग इतनी खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, सब इतनी तारीफ करते हैं पिक्चर की। और तब क्या है, यू आर नॉट ऑल्सो वॉचिंग इट एज अ
you're only watching it as a kid who's an audience. Today when you see it, you say कि for that time how did they shoot this train chase? So technically it's a superior film for me, but I still am bogged by that conditioning that had happened. क्योंकि जब वो कलर में रिलीज हुई मैं थिएटर में गया, अब तो देखूंगा, देख रहा हूँ अभी भी लंबी लग रही है यार, अभी भी मजा नहीं आ रहा मेरे को, अभी भी मेरे को सिर्फ वो हाइलाइट्स का मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, लंबी है यार बहुत पिक्चर. तो आई हैड दैट एक्सपीरियंस विद इट. शान मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे लिए शान इज बेटर देन, जबकि शान फ्लॉप पिक्चर है यू नो बॉक्स ऑफिस, बट शान वाज मोर एंटरटेनिंग फॉर मी. दीवार, सो फॉर मी इंडियन फिल्म starts with Diwar. Like how people say Sholay is the beginning of it. For me, Diwar is the beginning of it because Diwar, I felt screenplay, dialogue, forget everything. As a kid only I watched it, loved it as an entertained audience. Then I started getting more cinephile about it. Performances great, dialogues were amazing, moments, structuring, screenplay, character building, and then you understand कि यार इन्होंने इसको एक फिल्म के दायरे में किया है, which is not 8 episodes. Yeah. But you still know everything. All those dialogues are still iconic. All those beats are so correct. Hero building कैसी होती है वो सब, तो मुझे ऐसा लगा कि ये है भाई. तो मेरे लिए दीवार is that number one film. Who are your favorite on the villains of all time? Amrish Puri has to be, because I think Mocambo as a kid was the first villain that you saw. Amrish Puri ji was actually, he was like ruling the roost actually. Yeah. और मैं तो हर पिक्चर देखता था, और अमरीश जी की आवाज यू नो अलग अलग, और he had such a range. वो ह्यूमर भी अच्छा करते थे, और मतलब घायल घातक तक भी, मतलब बाप के रोल में भी आप पॉजिटिव में भी उनके लिए बुरा लग रहा है, विलन भी है, दिलवाले दुल्हनिया तक जब विलन की आइडेंटिटी चेंज हो गई थी, एंड ही वाज द गाय हु वुड पुट ऑन गेटअप्स. यू नो मोकाम्बो का गेटअप था, फिर वो शोम और शाशा, वो कौन सी पिक्चर थी यार, तहलका, ओइंक ओइंक तहलका, और उसमें वो यू नो मलिट के साथ और इस तरह के, तो ऐसा लगता था ये कहाँ से यार ये कैरेक्टर के इमेजिन किया किसी ने ये कि ये वर्ल्ड है ये है, एंड देन ही वुड जस्ट फ्लाई विद ऑल ऑफ दैट. और उनकी ना, वो एक ऐसे एक्टर थे जिनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं चलता था, क्योंकि वो आधे तो गंजे ही थे, तो आधे टाइम समझ ही नहीं आते थे ये कब बड़े थे बूढ़े कब हुए. जैसे अंकल साहब के बारे में था ना, एक अंकल, वो मेरे को जब पहली पिक्चर देखी उसमें भी बूढ़े थे, एंड तक भी बूढ़े थे, तो उनकी रेंज एज अ ओल्ड मैन बड़ी लंबी चली मेरी लाइफ में. तो he was, I feel, evergreen in that way, Amrish Puri. So when you say Indian villain, the first thing that comes to my mind is Amrish Puri. Then I think the next guy who kind of had an effect on me was in Gardish when Mukesh Rishi came. वो suddenly एक तगड़ा विलन आया था, क्योंकि पहले ना वो बिल्ला करके होते थे, वो सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस के लिए आते थे. फिर वो हमारे ऊपर एंथनी में भी थे, गैविन जिबिस्को. फिर वो जिबिस्को का एक वर्जन आया था गैविन पैकहार्ट के रूप में, जो सड़क वड़क में, फिर यू नो वो एक अंग्रेज लुकिंग रियली वेल बिल्ट होता था, जो लगता था कि भाई ये है हीरो की, इसके साथ फाइट कब होगी, कि इसी के लिए हम सीटी मारना है. बट मुकेश ऋषि वाज द फर्स्ट गाय हु वाज अ ग्रेट परफॉर्मर, ग्रेट पर्सनालिटी एंड मेनेसिंग, कि यार इससे नहीं हो पाएगा, इससे शायद जैकी श्रॉफ अब पिटेगा, लेकिन जब उसको बाल्टी से मारता है वो टफ फाइट हो रही है, तो आपको लगा था यार. और फिर जब शरद सक्सेना यू नो गुलाम में, कि यार नहीं हो पाएगा आमिर से, मारे जा रहा है, लेकिन आमिर खान की आंखों में वो मैडनेस थी कि नहीं ये मारेगा. तो अभी लंबा हो गया लेकिन अब मारेगा, और जब मारता है तो आप खुश हो जाते हैं. सो आई फील लाइक, एंड इट टेक्स ग्रेट विलन्स टू मेक ग्रेट action films to kind of you know come alive and kind of go there. Now I'm thinking, talking of Diwar, who was the villain in Diwar? Because it was one of those where he only kind of becomes a villain at some point, right? And it was the first time in like a film that you were like कि मेरा हीरो ही मेरा विलन है, because बाकी गुंडे थे. क्योंकि एक हीरो विलन होता फिर गुंडे होते. फिर जब हम आपके यहाँ कौन आई थी तो फिर सब चेंज हो गया. क्योंकि मुझे याद है जब एक्शन पिक्चर भी होती थी ना, हमारे ऐसे डिस्कशन होते थे, फाइट सीन बहुत है, हाँ बहुत है, अच्छा हीरो को बहुत मार पड़ती है, नहीं यार हीरो को तो एक भी मुक्का नहीं पड़ता है, वो तो पेल देता है सबको, अच्छा तो जाके देखते हैं. तो हमारे लिए वैसा था. फिर वो थोड़ा चेंज होने लगा, फिर आपको लगा रहे तो हीरो पिट भी रहा है यार, फिर हम आपके कौन नहीं, तो ऐसा लगा ये कैसी पिक्चर है, इसमें विलन ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम जाके, चित्रा आ रहे भाई ये तो 12 गानों का. बट वो अच्छा लगने लगा, फिर विलन निकल गए पिक्चरों से, फिर नए पिक्चरें बनने लगी, जैसे नमस्ते लंदन टाइप की. तो आपको लगा कि इसमें ये एजेंडा क्या चल रहे, समझ नहीं आ रहे. फिर मुझे याद है दिल चाहता भी आई थी, बहुत अच्छी लगी थी.
तो एस्पिरेशनल थी वो। फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आई थी, वो भी अच्छी लगी थी, लेकिन रिलेट ही नहीं कर पाया यार। मैं कहा बार्सिलोना तो हम गए नहीं कभी और ये तो बड़े अमीर बच्चे हैं, मतलब वो तो मेलबर्न जाके उनकी कमिंग ऑफ एज हो रही है, हम कैसे करेंगे, हम तो मीरा रोड के, हमारी कमिंग ऑफ एज कहाँ होगी। तो और वो मैंने कहा इनकी एजेंडा कुछ अलग चल रहे हैं यार, स्कूबा डाइविंग करके इनको रियलाइजेशन हुई हम तो गए नहीं कभी, टोमाटीना फेस्टिवल में टमाटर, मैं कहा मम्मी को दिखाओगे तो पागल हो जाएगी, ये टमाटर इतने वेस्ट क्यों कर दिए, लाखों किलो के टमाटर ऐसे वेस्ट हो रहे। तो मैं जोक्स अपार्ट, आई मीन यू अंडरस्टूड द थिंग, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर सेइंग इनके पास तो सब कुछ है यार। इनको किस तो मतलब घूमते रहे SLK में ओपन एयर, उसमें दुखी है। तो अब समझ आया कि अच्छा मतलब पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, ये है उसका चलता फिरता है, मतलब अंडर वाटर। हमको तो स्कूबा डाइविंग ले जाए, हम तो घर बेच के चले जाए। उसमें ऋतिक रोशन को रियलाइज हो रहा है कि अच्छा मैं हो रहा है यार, ये अच्छी बात है, लेकिन हमको थोड़ा अपने वाला भी थोड़ा देखना पड़ेगा, जिससे थोड़ी रिलेटेबिलिटी हो, ये ज्यादा एस्पिरेशन हो गया। सो एनीवेज, आई एम सेइंग दैट्स व्हाट सिनेमा डज टू यू एंड यू फाइंड योर ओन फिल्म्स। अभी आपकी जो फिल्म आ रही है एज अ राइटर डायरेक्टर, सो आई हैव टू आस्क यू कि एज अ राइटर जब आप कुछ सोचते हो, so does plot come to you first, does character come to you first, or does the world come to you first? So that's also interesting because I ended up making that film with the same producers who made Dil Chahta hai and Zindagi Ne Meri Dobara, and this was my pitch to them कि मेरे जैसे लोगों का क्या, उनके लिए ये पिक्चर है। But so I've always, like I said, you know, आप जब इतनी फिल्में देखते हैं, फिल्म सेट्स पे रहते हैं, and if this is what you live and breathe, you've always had your own stories to tell, you've always had ideas, जो बहुत यंग उम्र से थे, but वो कहानियाँ थी, कहानियाँ ही आती हैं। Eventually, जब तक by the time I reached Go Go Gone was when I kind of developed the discipline of writing it down, क्योंकि तब तक ऐसा लगता था आइडिया तो है मेरे पास, लेकिन एक तो डिसिप्लिन नहीं है। फिर वो आप लिखने लगते हैं तो आप कहीं के कहीं बह जाते हैं, तो आपको अपने आप को समेट के स्ट्रक्चरिंग में लाना है, क्योंकि आप ऐसे लिखना और फिल्म स्क्रीन प्ले लिखना तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले तो थोड़ा वो समझ में आया कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है, फिर स्क्रीन प्ले पढ़ भी रहे थे आप, यू वर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी टेक्नीशियंस, यू अंडरस्टूड व्हेन यू हियर आल्सो पीपल टॉकिंग। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि कई बार कहानी में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या डालो, बट उसमें से क्या निकालो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रीन प्ले के हिसाब से। सो यू नो व्हेन यू स्पेंड टाइम एंड यूर बेसिकली यूर एट स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू फिल्म स्कूल, बट व्हेन यू आर विद प्रोफेशनल्स यू आर लर्निंग ऑन द जॉब। तो फिर इवेंचुअली वो आया कि यार इतनी सारी कहानियां हैं। अब एक दो बार पहले ट्राई भी किया था किसी राइटर दोस्त के साथ कि इसको लिख ले, बट वो ना हमेशा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन लग रहा था कि ये मेरी वॉइस नहीं है। तो मैं कहा भाई देखो खुद ही करो। जैसे जब गोवा वन में कोई पैसे नहीं लगा रहा तो हमने खुद ही लिखी, तो डायलॉग्स फिर खुद ही लिखे, हिंदी में कोई था नहीं लिखने के लिए, पैसे नहीं थे, तो मैं कहा कि अब खुद ही करते हैं। तो और एक्टर की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि आप कभी 6 महीने बिजी हैं, एक दिन आपके पास फ्री नहीं है, या फिर कभी साल भर आपके पास काम नहीं है जो आपको करना है। तो उस जोन में इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मैं क्या करूं अब मैं, यू नो, दैट वाज द टाइम व्हेन आई सेड कि चलो लेट्स यूज दिस इन अ प्रोडक्टिव वे, लेट्स डू एन एक्सरसाइज। तो जितनी कहानियाँ थॉट थे उनको थोड़ा स्ट्रक्चरिंग वक्चरिंग में डाल के, बट हमेशा पहले कहानी आती थी, तो उस कहानी को लिखा और उस कहानी के किरदार अपने आप जीवित होते गए, उनकी अपनी एक केमिस्ट्री होती गई, और वो ऐसे करते करते लिख ली फिल्म। Lovely. And it was I mean, I never knew that this would be something that I would eventually end up directing or even act in. पहले तो बस लिखा था, थेरेपी थी मेरी वो। और फिर जब लिख के मैंने रख दी साइड में, वो शर्म भी आ रही थी कि अब किसी को बोलूँगा मैंने लिखा है, बोले अच्छा मैं हर एक्टर लिख रहा है आजकल, लिख चल कर रहा है। तो वो ऐसे ही रह गई थी। फिर कुछ महीनों के बाद सुहाना बोला कि व्हाई यू लुक लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू दैट। तो मैं बोला यार एक्चुअली सुना तो दूँ कुछ दोस्तों को ही, तो ऐसे ही कुछ दोस्तों को सुनाई, तो उनको अच्छी लगी, तो फिर वो बात हुई, फिर किसी ने सुनी जो फिल्म वाले थे, उन्होंने बोला हमको भी सुना। मैंने बोला यार मैंने लिखा है, मुझे पता नहीं इसकी स्ट्रक्चरिंग करेक्ट है कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही फाइनल ड्राफ्ट पे लिख लिया, तो वो अच्छी लगी। फिर तब सोचा था कि एक्टिंग करेंगे, वो 2014 में लिखी थी। फिर उसकी अपनी एक लंबी जर्नी थी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर वो अब फाइनली वापस मेरे पास इस तरह से आई कि यार तुम क्यों नहीं बनाते इस फिल्म को। और अब आई थिंक आई वाज इन दैट प्लेस कि आई सेड कि आई नाउ आई कैन टेक इट ऑन। What was your biggest lesson as a director? जैसे आप एक्टर के जैसे बहुत सालों से लाइक फिल्म इंडस्ट्री में, बट एज अ डायरेक्टर कोई आपने चीज़ देखी कि यार ये मेरे को पहले रियलाइजेशन नहीं हुई थी? यार मैंने ना थोड़ा कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि मैं, दैट्स व्हाई आई विल गिव यू अ ब्रीफ आंसर टू दैट, कि आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर अंटिल आई फिनिश द जर्नी।
बिकॉज अनलाइक एन एक्टर जिसने एक्टिंग करके खत्म करके आगे बढ़ गया फिर वो पिक्चर देख रहा है, डायरेक्टर की जर्नी शुरू होती है स्क्रिप्ट जब उसके हाथ में आती है. इधर तो मैं ही राइटर हूँ तो उससे भी पहले शुरू हो गई थी. देन यू हैव टू डू द प्री प्रोडक्शन, दैट इज वन सेपरेट जर्नी. देन प्रोडक्शन विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट जर्नी. देन देयर इज पोस्ट प्रोडक्शन जो अभी चल रहा है. हाँ. ये और इन सब में ना खिलाड़ी बदलते रहते हैं. जैसे आप प्री प्रोडक्शन में आपकी एक टीम बनती है एडीज की, टेक्नीशियंस की, जिनके साथ आप एंडलेस टाइम स्पेंड करते हैं. फिर वो प्रोडक्शन में आपके साथ रहते हैं. प्रोडक्शन में फिर एक्टर्स आपके साथ जुड़ते हैं. और जब वो खत्म होती है ना उसके बाद तो आप आइसोलेटेड हो जाते हैं क्योंकि सब चले जाते हैं. हाँ. एक्टर भी चले जाते हैं और ये भी चले जाते हैं. फिर आप एक नई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं एचओडीज के साथ. जैसे आपका साउंड डिजाइनर जो है, बीजीएम वाले जो हैं, एडिटर जो हैं. फिर आप एक काल कोठरी में बैठे हैं 2-3 महीने एडिट करते हुए. तो आई वांटेड टू एक्चुअली गो थ्रू ऑल ऑफ दैट फॉर मी टू बी सेइंग कि यार ये था. मैं बोला बीच जर्नी में मैं कैसे बता दूं कि मेरी जर्नी कैसी थी. सो आई एम स्टिल ऑन दैट वे. एंड आई थिंक फॉर मी दैट जर्नी विल ओनली कंप्लीट जब वो पहली कॉपी है ना. क्योंकि देखो फिल्म का क्या होगा वो किसी के हाथ में नहीं. जब वो पहली कॉपी जो फुल साउंड डिजाइन मिक्स और सबके साथ जब मैं वो प्रेजेंट करूंगा और वो देखूंगा ना, उस दिन मेरे आपके सारे सवालों के जवाब ऑनेस्टली और थोड़ी नॉलेज के साथ दे पाऊंगा. अभी थोड़े हाफ बेक्ड है. अभी आई कैन टेल यू दैट डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एक्टर एंड डायरेक्टर ऑन सेट, कि आप क्लूलेस रहते हैं एज एन एक्टर. आप वैन में बैठे हैं. एक्टिंग का तो उनने बहुत अच्छी बात कही थी, आई थिंक माइकल केन ने कही थी कि एक्टिंग इज फॉर फ्री, एक्टर्स आर पेड टू वेट. क्योंकि पहले तो आप वेट कर रहे हो कि कब कोई मुझे ढूंढ के निकालेगा कि मैं इस रोल लायक हूँ. फिर आप वेट करें कि अब मैं स्क्रिप्ट कब पढ़ूंगा. फिर आपने पढ़ ली. फिर आप वेट करें शुरू कब होगी, मुझे कॉस्ट्यूम्स के लिए कब बुलाया जाएगा, रिहर्सल होंगी कि नहीं होगी. फिर आप सेट पे पहुंचते हैं. फिर आप वैन में बैठ के वेट कर रहे हैं कि मेरा शॉट कब आएगा. फिर आप शॉट तो अगर आप पूरा 8 घंटे की शिफ्ट में एक्चुअली एक्शन और कट का ड्रामा तो 20 से 25 मिनट का होगा जो कैन हो रहा है. उसके अलावा आप बैठे हैं सेट पे, आप वेट कर रहे हैं. फिर आप वेट कर रहे हैं कि अब ये फिल्म किसी और के हाथ में जो इसको बनाएगा, एडिट करेगा. फिर मेरी डबिंग होगी. फिर आप वेट कर रहे हैं अभी इसका फाइनल कॉपी कब आएगा. फिर पब्लिक वर्डिक्ट का वेट करते हैं. फिर बॉक्स ऑफिस का वेट करते हैं. तो आप वेट ही कर रहे हैं. राइट. बट एज अ डायरेक्टर यू आर वेरी हैंड्स ऑन. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. And I realized I was actually more of myself in the public space as a director than I am as an actor, because as an actor आप बहुत ही limited time के लिए बाहर निकलते हैं. So you are mostly on your best behavior. And you say कि यार छोड़ो इसमें क्या करना. But as a director आप खुले में घूम रहे हो. अब आपका गुस्सा, हैप्पीनेस, सैडनेस ये सबके सामने, सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि सर क्या करना है. कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको सोल्यूशन निकालना है. So I realized different things about me as a human being also, being a director. Yeah. Now I want to move to the next segment. जैसे मैंने मूवीज से रिलेटेड आपसे पहला सवाल पूछा था, What's your relationship with music? Music again has been, I think it's one of those things that life will be incomplete without. कि अगर आपको आंखें दी हैं तो ब्यूटीफुल सीनरीज के साथ साथ फिल्में देखना बहुत ज़रूरी है. वैसे ही कानों का हिसाब है. अगर आपको सुनाई देता है और आपने म्यूजिक नहीं सुना तो then life is incomplete, because I think it's so much it can actually alter your mind or your mood at least. And it can put you in a good frame of mind. And sometimes music speaks to you. Lyrics speak to you. You want to listen to certain kind of music and it puts you in a different kind of mood. And for me, music has always been like my choice in films or my personality being a Gemini. It's always been mixed. The only thing that I have never had a taste for is like hardcore, like zombie rock or like whatever that's called, punk rock or जो madness वाला rock चलता है वो मेरे को नहीं समझ में आया. But उसके अलावा I've always had a appetite for all kinds of music. I may have liked like rap, मुझे Eminem का बहुत अच्छा लगता है. बाकी शायद मुझे ज़्यादा नहीं समझ आते. I know very few artists. But I like electronic music. I like slow rock. Jack Johnson is one of my favorite artists. Ed Sheeran is one of my favorite artists. Imagine Dragon I have rediscovered thanks to my daughter because she loves them and I have started to love them again. Hindi music, but again more from a different era. Like I still like Kishore Kumar's Manna Days, and that is still I can listen to that any point of time. And I think a lot of it has to do with the fact, and that's my own understanding is, because now what happens is when you hear a song, you see the song. So now when you're listening to any song in your head, you're seeing the visual. If you're seeing Badtameez Dil, you're seeing Ranbir Kapoor dance in that place. So it's limited to that imagination. But for me, all those other songs, Thandi Hawa Ye Chandni Suhani, I don't know what the visual to that is. So you can make your own visuals. It has been my own visual for the longest time.
कौन है जो सपनों में आया, आई रिमेंबर विश्वजीत इन दैट जीप, बट नॉट मोर देन दैट. So it's like it's travel for me. So most of the songs in those times वो because हम सुनते थे ना, तब टीवी था ही नहीं. तो आप रेडियो पे गाने सुनते थे, ऑडियो कैसेट्स पे सुनते थे और वही सुनते रहते थे. मन्ना डे के जितने भी गाने, लागा चुनरी में था, मेरे को वीडियो उसको पता ही नहीं क्या, बट मेरी अपनी इमेजिनेशन में कुछ चल रहा है उसका वीडियो, तो मेरे लिए वो खास है उस वजह से. सो आई थिंक maybe that's the reason why I love that music slightly more, besides the fact that the melodies were simpler. Now it's more electronic. I'm not saying that now no there's no good music. I still love a lot of music that's out there. Internationally, you're now listening to music from all over the world. But can I ask you, I'm also into electronic music, like what kind of electronic Kerala music? Dust is like one of my all-time favorites. Nice. Ben Bomo is my an artist I love too. Monolink is one of my favorite artists. HVOB का specific stuff. आपको पता है मैंने HVOB दिसंबर में लाइव अटेंड किया था. तुमको पता है मोनोलिंक भी बजा रहा था यहाँ पे बॉम्बे में ही. अभी 2-3 महीने पहले I missed it. There's Magnetic Fields Festival. हाँ. वहाँ पे HVOB का. I know they were there. Yes, somebody told me about it. Yeah. So these are the artists that I mostly listen to, and then thanks to now the new technology in Apple Music and Spotify, they start recommending you. Which app do you use ज़्यादा? Mostly Apple Music. Okay. But उसमें भी अब नया आया ना कि आपकी प्लेलिस्ट खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली कुछ चलती रहती है उसकी. So then there are certain artists that I don't even know. कि मुझे लगता है मैं that's how I discovered Monolink. कि मैं केरला का सुन रहा था और फिर एक ऑफ गाना में लगा ये भी बहुत अच्छा है. नहीं, actually Ben Bomber and him did a collab on Art Bart करके Return to Oz करके गाना है. That's how I just found Monolink, and then I love that music. So I think that's my mostly I listen to stuff like that. But other than that, then Jack Johnson, Ed Sheeran, very simple melody, lyrics. Nice. उस तरह के. Nice. इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में अगर लाइक आप बॉयलर रूम सुनते हैं, लाइक देयर इज दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड बॉयलर रूम, तो वहाँ पे वो आके लाइव परफॉर्मेंसेस. Yes. See, that's the thing. I don't know a lot of names. YouTube पे ना I'm not subscribed to any of the channels, but वो recommendation का भी वो चल रहा है ना जो आपको, तो मैं देखता बहुत हूँ, but वो पता नहीं होता कि क्या देखा है. What's your social media hygiene like? Are you a phone Instagram addict या आपके सब कंट्रोल में? मेरा कितना डेली कंट्रोल में किसी के नहीं है, बट लकीली उसमें भी ना अप एंड डाउन होता है, वो जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो वॉटेक्स कहता हूँ उसको, कि उस वजह से ना और भुलक्कड़ होने लगा आदमी. कभी कभी आप फोन उठाते हो किसी काम से गलती से, और लकीली मेरे नोटिफिकेशन ऑन नहीं, गलती से आपने लगा दिया इंस्टाग्राम, 2.5 घंटे बाद आप निकलते हो उस वॉटेक्स से, और फिर आपका सर दर्द हो रहा होता है और आप फोन रखते हो और फिर आप कहते हो मैंने फोन उठाया क्यों था, और वो याद ही नहीं आता है, और फिर रात को गाली पड़ती है कि ये नहीं मंगाया. अच्छा इसलिए उठाया था मैंने, मुझे याद आ गया. और वो है भी ऐसा जैसे पहले वो सीरियलों में होता था, पता है, एक सीरियल खत्म होते ही दूसरा सीरियल शुरू हो जाता था, एड नहीं, ताकि आप ये साला भी वैसा ही है. ट्रू. वो एक रील खत्म नहीं हुई, दूसरी चल गई, तीसरी, और उनको भी पता है उसको पसंद क्या है. कुछ नहीं है तो पपीज डाल दो, तो कुत्ते को तो देखेगा ही ये. तो इसमें पता ही नहीं, तो इसलिए मैं सब्सक्राइब ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कहा तुम्हारा एआई ने वैसे ही मुझे बर्बाद कर रखा है. ट्रू. बट वो कभी कभी वो आदत लग जाती है कि आपका फोन पे ध्यान नहीं है, फिर वो अच्छा है. जैसे पहले मैं बाइकिंग ट्रिप इसलिए करता था कि साला ये पीछे डालो, अभी 8 घंटे आप नहीं देख सकते, नहीं तो मर जाओगे. तो बिटवीन मरना इंस्टाग्राम जान ज्यादा प्यारी है. तो आप अच्छे बाइक चला रहे हो तो ऐसा फ्रेश लगता था यार, सर दर्द होने लगता है इनसे. और दूसरी प्रॉब्लम क्या, एक तो आप बैठती हूँ. सही बात. तो ये सब तो यूं ही हो गया हमारा, तो थोड़ा कॉन्शियसली दूर होने की कोशिश तो कर रहे हैं. हाँ. एंड आई ऑल्सो वांट टू नो, आप पॉडकास्ट सुनते हो? हाँ यार बाबा, बना नया हूँ मैं पॉडकास्ट की दुनिया में. कोई ऐसे आपने जो रिसेंट, मैंने ट्रू क्राइम उससे सीरियल से शुरू हुआ था. गॉट इट. दैट आई थिंक बिकेम वन ऑफ द, फिर जो रोगन के कुछ सुनता था, बट सिलेक्टेड एपिसोड जो कोई भेजेगा. फिर एक और इंडियन ट्रू क्राइम का ही था, व्हाट वाज इट कॉल्ड, आई थिंक देसी इंडियन क्राइम करके कुछ है, वो एप्पल म्यूजिक पे ही है वो. और फिर यार आई रियलाइज दैट पॉडकास्ट, मैं महाभारत ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं उनके एपिसोड भी सुनता हूँ. वो बहुत मोटी किताब है, तो मैं काफ़ी सारा माइथोलॉजी और काफ़ी सारा ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिलीजन और ये सब पे. वो ट्रैफिक के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि गाड़ी में क्या होता है, जब देखते तो उल्टी आती है, पढ़ो तो भी उल्टी आती है. तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि आप बैठो और आप एपिसोड सुनते रहो. तो ट्रू क्राइम पॉडकास्ट हो गए या
वेरिड इंटरेस्ट है, तो ऐसा कुछ है नहीं किसी का सब्सक्रिप्शन लेके कि ये हर हफ्ते मैं सुनता हूँ. हाँ. वो डिसिप्लिन्ड सब्सक्राइबर नहीं हूँ मैं अभी तक. Got it. बट एवरी नाउ एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई विल डाउनलोड कि अभी फ्लाइट है तो मैं आज पॉडकास्ट सुनूंगा. There's a question I ask all my guests. Anything that you bought for less than 10,000 rupees which has been worthwhile, and ऐसी इन्वेस्टमेंट आप सबको बोलोगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग जूते बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं, और थिंक फॉर लेस देन 10,000 रुपीज जो भाई इसमें इन्वेस्ट करो, ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास. स्टॉक देख लो भाई अगर कोई मिल रहा तो. क्योंकि मैं भी नया हूँ और मेरा तो नंबर डिसलेक्सिया है मेरे को. तो मैं ना मैं भी जब नया नया आया था तो मैंने एक दो ऐसे कचरा स्टॉक उठाए थे. हाँ. क्योंकि वो सस्ते थे. तो मैं कहा 5-3 रुपए का उठा ले, गए तो गए. और जब वो 15 रुपए पहुंच गए तो मैं कहा माइंड ब्लोइंग यार, अब तो मैं फरारी खरीद सकता हूँ. फिर उन्होंने बोला भाई 50,000 में फरारी नहीं आती. मैं कहा कोई बात नहीं. अगर ये समझ में आता है तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स आर द बेस्ट थिंग्स टू डू, बिकॉज एनीथिंग दैट यू बाय विच इज लाइक जूते हो गए, वो तो मतलब वो आपको खुशी देंगे बट वो आगे कुछ होगा नहीं उनका. हाँ. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वुड बी समथिंग दैट आई वुड से कि दैट्स समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली गेट इनटू एंड मेक इट अ हैबिट. Yes. Because it's something that you A learn, B it'll open a creative side to you, True. and it'll always be a asset. Yeah. एक और चीज मेरे को बताइए, देयर इज दिस इम्तियाज अली कॉन्सेप्ट कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है. सो एज एन आर्टिस्ट इज इट That's very true. important कि to have your heart broken to create I don't art? know if it's heartbroken, but so it's not only love heartbroken. It's also dejection heartbroken. It has to, but it is basically you have to be in that space where you think you're not in a happy space. I think creativity, you know, पहले बोलते थे ना creativity boredom से शुरू होती है. जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तब आप कुछ करने की सोचते हो और आप कुछ कर लेते हो. You know, आपने फीते बांधने कैसे सीखे? जब आपको बोलेगा भाई फीते बांध ले तो आप नहीं सीखते. फिर आप ऐसे ही बैठे हो कि यार देखते हैं कैसे होता है और आप सीख लेते हो. तो वही होता है, जब आप सिक्योर्ड हैप्पीनेस वाले जोन में चल रहे हो तो जरूरत ही नहीं ना कुछ करने की. लेकिन जब आप डिजेक्टेड फील करते हो या आपको कोई नीचा दिखाता है सो टू से और यू फील लाइक वर्थलेस, एटलीस्ट फॉर क्रिएटिव पीपल आई थिंक दैट्स वेयर क्रिएटिविटी हैपेंस, वेदर इट इज एन एस्केप फ्रॉम इट. लाइक दैट्स हाउ आई बिकेम अ राइटर. Or like eventually director, I don't think I became, but I started writing because of that, because that was my escape from saying that I don't want to feel sad. Depression is a very big word to use, but you don't want to feel sad or you don't want to feel like you don't want to think less of yourself. So it's a productive way of getting out of that. So I think I won't say that that's the only way of doing it, but I think that's one of the most common or the most fruitful ways of kind of getting at it. मेरे को इसमें आपकी वो बात बहुत सही लगी, डिजेक्टेड वाली, बिकॉज देयर इज अ थिंग आई थिंक अ लॉट अबाउट. मेरे को जैसे बहुत इन्फ्लुएंस किया इसने. आपने पैरासाइट देखी है? एंड हैव यू सीन द लेटेस्ट स्पाइडरमैन मूवी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स? नो दैट आई. सो दोनों में ना एक बहुत कॉमन लाइन है कि द प्रोटैगनिस्ट इज फीलिंग दैट ही डजंट बिलोंग समवेयर. पैरासाइट के एंड में द गाय आस्क्स द गर्ल ही लाइक्स कि डू यू थिंक आई बिलोंग हियर. एंड वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स है कि जैसे हम लोग भी थोड़े जैसे अभी सक्सेसफुल हो रहे हैं पॉडकास्ट इंडस्ट्री में, एक वो होता है ना इम्पोस्टर सिंड्रोम, डू यू थिंक आई बिलोंग हियर. और वो जब आता है तो मेरे को लगता है यू कैन इस इमोशन पे वेयर द प्रोटैगनिस्ट हैज बीन मेड टू फील डिजेक्टेड, सो मेनी ग्रेट स्टोरीज हैव कम आउट ऑफ इट. Just like every story comes out of it. Every story. Neo became Neo because nobody believed in him and he wanted to prove a point. Yes. Rocky wouldn't become any. You take any film. Any film. लड़की ने बुरा फील करा दिया तो लड़का हीरो बन गया. मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता था और सब ईगो कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है तो उस वजह से बन गया. So that's what I'm saying, because Imtiaz has spoken about a creative person. Yes. So when you're making music, like you take any big artist or even writers, the first film has come from their heart and is taken the longest and probably is the sweetest, at least for them. It's the most. I'm not saying that will be the most successful film that you ever make. Like even Todd Phillips wanted to make Joker as his first film. He had to make. He wanted to make Joker. That was his first film, the script that he wanted to make. But he had to make multiple hangovers, and for them to be successful enough for somebody to say कि ले बेटा जब बना लेते हो जो बनाना है, and then he makes a Joker and he changes the world around it. I'm not saying he was dejected. I don't know, but it's one of those things when if you do not feel challenged, and that can be sometimes you only feeling. Sometimes you may reach a place saying that I feel hollow doing what I'm doing. Do I belong here? Till when will I do this? Do I have any other talent in me? Yes. Maybe that's what will make you look inside, and if you're a conscious mind,
try to dig out something else. Yeah. So trigger is not necessarily coming from a girlfriend wala heartbreak. It can be Hmm. parents, it can be like your friends, कोई भी environmental dejection से वो हाँ कि आप you feel a certain way when you feel low, क्योंकि जब रात होती है तभी आप सवेरे का इंतजार करते हैं. So when you're feeling bad, to make yourself good, either you will do retail therapy, whatever makes you feel good, but that will only make you feel good to a certain level. A creative person has to create something to actually feel good. जब मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट लिख के उसका जब मैंने प्रिंटर से 100 पेज निकाले तो उनको सूंघ के जो मुझे खुशी हुई ना, मैं अकेला था. तो राइटर की खुशी उसका जर्नी भी आइसोलेटेड ही होता है, बट उसकी खुशी भी, एंड इट्स अ डिफरेंट हाई व्हेन यू राइट अ ग्रेट सीन एंड इट्स जस्ट फॉर यू. सो इट्स फॉर योर हीलिंग, इट्स फॉर योर सेंस ऑफ comfort or happiness. What can you make out of this? True. Are there any documentaries or docu-series that you saw in recent times that you really like? I do actually watch a lot of them, and I consume a lot of it. So the last one that I saw was on Amazon about this, it's called Wildcat. Okay. Actually the other show you must watch is called Chimp Empire on Netflix. Okay. It is the most amazing insight into the chimpanzee world and the footage that they have. Wow. It's like drama. It's Sopranos. Oh. It is, you're watching Sopranos and nobody's written it. And the way they've shot it, मैं सोच रहा था, हम बोलते हैं ना एज ए डायरेक्टर आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मैं कह रहा था यार इसने ब्लॉकिंग कैसे की है, ये तो जंगल में बंदरों के साथ है, इसको तो टाइम भी नहीं मिला है. But the shots that they have and the footage that they have and the drama that's happening and the way they've told it was, I mean, I was hugely impressed by that. Documentaries were also something that I kind of I became a fan of those when Vice was very new. You know, and they used to do these 10-minuters on your YouTube. Yeah. Off subjects पे होती थी. That's when your mind started opening to कि यार ये चीजें हो रही हैं हमारे दुनिया में, ऐसा सब होता है, हमको पता ही नहीं है. Then I started consuming a lot more of that, and then not just Vice but the others, and you know there's these amazing war documentaries. There's a lovely documentary called Point and Shoot on Netflix which you should watch. Okay. It's like a film that one must make, but it's already there. It's not a film. I mean, it's his life, and it's about this guy who's shot himself over 10 years and the journey that he's had. Just watch it. And then there is another lovely documentary, slightly sad, called Only the Dead, which is about war and what effect and what happens around it. So those were a couple of ones that kind of stand out. But otherwise, then there are, you know, there was one about veganism which I really liked. Was the Game Changers. अभी भी बहुत सारी है यार. मैं तो आपने वो देखी जो अभी ऑस्कर के लिए इंडिया से गई थी, ऑल दैट ब्रीड्स, लास्ट ईयर. व्हाट इज इट अबाउट? इट्स अबाउट जो चीले होती हैं और जो बाघ होते हैं, लाइक दे गेट लाइक in Delhi when they get like injured, there are two doctors who have made it the mission of their life to like no, I haven't seen this one. yeah, it's India say it got nominated for best documentary Oscar. It's a beautiful, I did an episode with the filmmaker also, Shaunak Sen. So that is one documentary I would recommend you. Plus I have also realized sports के ऊपर documentaries बहुत शानदार बनती है. There's the one Icarus. I saw Icarus. Icarus is amazing. Brilliant. And टेनिस के ऊपर इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री. अभी एक आई ना, बूम बूम बेकर आई अभी. This one I haven't seen. अभी आई है just recently. Like, so how would you categorize The Last Dance? Is it like a documentary? Is it It's a docu-series. It's a docu-series. Like that was, I mean, I'm not an NBA guy at all. I know who Michael Jordan is, but I enjoyed it thoroughly. Yeah. उससे याद आया मेरे को. Did you watch Air? Yes. कैसी लगी? I did. मुझे अच्छी लगी यार. मुझे ना एक तो जूता वाला पसंद है वो, हाँ. और उसकी स्टोरी मेरे को वैसे भी पता थी. And I'm a big fan of Ben Affleck and Matt Damon. But I think the only thing that I would say कि क्योंकि वो एक और वो हो गया ना कि इतनी बातें हो गई उससे पहले कि आप पता नहीं, जब आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को, बट मेरे को बहुत अच्छी लगी. हाँ. मेरे को इसी जोन में जैसे मनी बॉल बहुत ज्यादा पसंद है. हाँ, मनी बॉल तो बहुत अच्छी लगी मेरे को. ऐसा वही मैं कह रहा हूँ ना कि बिकॉज वो जब मैंने एटलीस्ट वो पिक्चर देखी थी मुझे नहीं पता था क्या है, और मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी. Air में भी I think there are some scenes which are kick ass. Yeah. Viola Davis's conversation with him when she cracks that deal is a brilliant. Yeah. I would like to believe that this is the exact same conversation that happened between the two. Yeah. That and the fun fact of how Nike found its tagline, "Just do it." Yeah. I still can't believe that that's the true one, but it's just, but I'm saying you find out so many things about it. So actually, yeah, I love the film. The only problem is that maybe I sat there thinking कि अरे बाप रे ये तो फोड़ ही देगी पिक्चर. फोड़ा है यार, मगर मेरी
नहीं, वो मनी बॉल लाइट टाइप है. इट्स लाइक एक वो है कि बस हम आपको फील गुड कराएंगे, एक छोटी सी स्टोरी हमने ढूंढनी है, इसके ऊपर बताएंगे. आई थिंक देयर एम्बिशन वाज आल्सो नॉट टू मेक द ग्रेट. Yeah, it was really nice film. See, the other sports film that I liked was that Will Smith film about the Williams sisters. King Richard. King King Richard. Richard. Superb film यार. I really like that film क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था उस स्टोरी के बारे में. And then it touches you and the fact like I think Will Smith has done a couple of the Pursuit of Happiness was also one of those films. See, these are those films that in general topic conversation they may not come up. Yeah. But these are those films that have had an effect on you. Yeah. You remember them specifically of how they made you cry or the emotions you felt and the stories of inspiration. How much are you into books? Well, I would like to be a lot more than I am. But I think I'm a slow reader because I am an imaginative mind who creates an imagination of everything. तो मुझे वो world building में बहुत time लगता है. तो उसलिए मेरे लिए बहुत slow process हो जाती है. और मैंने कोविड में महाभारत उठा ली जो 3,500 पन्ने की है. तो मैं अभी उसमें कुछ 1000 पन्ने तक पहुंचा हूँ. तो मैं सुनता भी रहता हूँ क्योंकि मुझे and the thing is that we've all watched Mahabharat but there is so much and I've realized that Game of Thrones got nothing on us. Lord of the Rings, wait. जिस दिन राजा मौली ने महाभारत बना दी भाई साहब आप इस किताब को ऐसे कैसे बनाए दुनिया ने देखा नहीं अभी तक. इतना कमाल का ड्रामा. आई जस्ट फील इज द बेस्ट स्क्रीन प्ले. आज हम गॉडफादर ऑथर की बात कर रहे हैं. ये अलग है और इतना बड़ा है और इतने कैरेक्टर्स हैं और सबके ग्राफ्स हैं. सो दैट बट आई रिमेम्बर द फर्स्ट बुक दैट आई ever read and I got a copy signed by Jeffrey Archer was Cain and Abel. Yeah. It was my first book that I read and then I read a couple of other by Jeffrey Archer. Kite Runner is one of those books that had a very had that effect on me. जब मैंने वो पिक्चर शुरू की मैंने 20 मिनट में DVD तोड़ दी गुस्से से क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी और मेरे लिए वो किताब इतनी प्यारी थी और मेरी इमेजिनेशन की थी. मुझे लगा कि इसने बैंड बजा दी पिक्चर की और इसने इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे छोड़ दी. मैंने तोड़ के फेंक दी वो DVD. जबकि वो डायरेक्टर मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि फाइंडिंग नेवरलैंड भी उसने बनाई है. Yeah, the screenplay writer of Kite Runner is David Benioff, who is also the creator of Game of Thrones. So there you go. But I'm just saying that that's what books can do to you. I'm very happy कि मैंने हैरी पॉटर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ये पढ़ी नहीं थी क्योंकि I don't know उनके साथ क्या हुआ. बहुत बुरा लगता है जब आपने एक तरीके से वर्ल्ड इमेजिन कर लिया और फिर आप किसी और की उसकी एग्जीक्यूशन देखते हो और वो हमारी इमेजिनेशन से नीचे है. Correct. It's like also like there are some scenes so to say in the book that you've cherished and loved and they're completely overlooked of course because the screenplay cannot be there but that hurts you कि ये कैसे नहीं डाला ये बड़ा हो गया अरे बीच में क्या था. तो वो प्रॉब्लम हो जाती है. There is this another book by same author, A Thousand Splendid Suns. I know. वो मैंने शुरू की थी वो खत्म नहीं. वो भी मेरी ऐसी हाफ जर्नी बुक्स बहुत है जैसे सेपियंस. वो मतलब that blew my mind away that book. उसकी भी मैं साइन कॉपी लेकर आया. वो मैंने 200 पन्ने पढ़े फिर उसके बाद वो छूट गई. फिर उसकी ग्राफिक नॉवल खरीदी मैंने. फिर उसका कंसाइज वर्जन खरीदा. उसकी सब है होमोडियस भी है मेरे पास. फिर वो जो 20 क्वेश्चंस वो भी हैं. तो ऐसा लगता है ये मैं आज पढ़ूंगा. शुरू किया इसका फॉन्ट बड़ा छोटा है यार चश्मा निकाल के पढ़ूंगा. अरे और मुझे नींद बड़ी आती है यार पढ़ते पढ़ते. मतलब कई बार रात में मैं उठाता हूँ कि आज तो मैं पढ़ूंगा और वो जैसे ही उठाया एक पन्ना खत्म नहीं हुआ धड़ाम और मैं नीचे. तो इसीलिए ऑडियो विजुअल मेरे लिए बेटर वर्क करता है. हमारे चैनल पे श्वेता त्रिपाठी ने ये सेपियंस की ग्राफिक नॉवल रेकमेंड करी थी कि यार चालू यहाँ से करो फिर मेन पे जाओ. आप बिल्कुल कर सकते हो. मैंने तो सीधा उठाई थी लेकिन वो पहले 100 पन्ने में तो हाईलाइटर लेकर बैठा था सेपियंस की. वो एक एक लाइनें हाईलाइट कर रहा था. दैट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट बुक टू रीड बिकॉज इट काइंड ऑफ you know people who are looking for their own spirituality and understanding of God, religion, existence and all of that. It's a very scientific way of at least knowing it. What you choose to believe is completely yours. Yeah. But to know कि ऐसा भी है. And I am somebody who's always has an open mind about everything. So I love things like this which challenge certain beliefs and have their own stand. But they're not completely saying कि यही है. जो कॉक श्योरिटी के साथ आता है मुझे लगता है कि भाई तू तो इतना श्योर है तो मेरी क्या जरूरत है तुझे. तो चल ले अपनी जर्नी. Yeah. So Hindol from my team also had some questions from me. So Hindol अगर आप कुछ पूछना चाहे तो जरूर. I had many questions but अभी जो एक question है कि do you have an inner monologue जैसे आप खुद से बात करते हो और अगर करते हो तो what is that tone like कि ये अच्छा क्वेश्चन है यार. होता तो कई बार तो इतना गुस्से में बात नहीं आती कि आवाज के साथ बात करता हूँ कि तेरे को बोला था ब्रो. बट आई थिंक वो इनर मोनोलॉग तो होता ही है यार. वो आपकी एक कॉन्शियंस तो और मैं तो जेमिनाई हूँ तो मेरे तो मल्टीपल है.
तो वो आपस में उनका डिस्कशन चल रहा है, तो कभी मैं स्पेक्टेटर बन के बैठा रहता हूँ कि तुम लोग का हो जाए तो मुझे बता देना करना क्या है, बट वो हर चीज़ में चलता रहता है मल्टीपल, वो द वॉइसेस इन द हेड एज दे से, बट एंड देयर moods कैन बी डिफरेंट यार, sometimes they are the ones saying that calm down man, it's okay, it'll be fine, mostly they're like उठा 2 और रैप मारेगा तू, चल Nice. चल कर, it's like one of those. Nice. Yeah. You know? इनर वॉइस बात कर रही है, अभी शांत रहो, सबकी इनर वॉइस चल रही है. So and one of my favorite films of yours is ढूंढते रह जाओगे. मेरे को Oh, wow. बहुत सही लगती थी. So You are the first person man. no, because मुझे spoof movies वाला genre बहुत सही लगता है. Like अच्छा. Hollywood में काफी हुई है, like Meet Right. the Spartans and ये सारी हाँ हुई हैं. करेक्ट. Why do you think India में there is not a culture of spoof movies, and like if you have any favorites? I don't know, maybe we didn't, because spoof मेरे को भी बहुत पसंद है. Hot Shots was the first film that, Yeah. you know, you scary movies. I don't know if we do it right. हम ना कॉमेडी जनरली ना, एक तो इतनी वेरिड ऑडियंस है हमारी, और कॉमेडी के भी इतने सब सेक्शंस है ना, सिचुएशनल हो गई, ब्लैक हो गई, स्लैपस्टिक हो गई, कभी कभी हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं. सो यू नॉट कमिटिंग टू आइदर, कन्विक्शन के साथ नहीं हो रहा है. तो पहले तो मुझे लगता है कि सेग्रीगेटेड ही कर ले. स्पूफ आई डोंट नो इफ इट्स फॉर एवरीबडी ऑल्सो, Right. बिकॉज आई डोंट नो इफ इट ट्रांसलेट्स दैट इजीली. Mm-hmm. और स्पूफ के लिए आपको रेफरेंस की जरूरत है, हम्म. कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, और सबके पास वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा नहीं होगा. तो कभी कभी आप, जैसे हमने भी किया अच्छा स्पूफ, एक वो शो आता था, उन्होंने शोले का छोले बनाया था, बड़ा फनी होता था वो. बट अब वो आपको शोले देखिए उस लेवल पे चली गई, अगर आप उसको स्केल पे बनाए तो हम तो ऑफेंड कर देंगे आधे लोगों को Yeah. कि आपने ये ऐसा कैसे कर दिया. Right, right. तो हमारे लिए थोड़ा है नहीं स्पूफ. बट वो एक जो MTV के स्पूफ थे ना, बेचारे जमीन पर, और हाँ, तो वो लेवल पे तो क्या हम, अभी तो वो हो गया ना, अभी तो मेरे को लगता है ये ट्रेंड भी चल रहा है कि आप ऑफेंड नहीं हुए, कैसी बात कर दी हाँ, आपने, हाँ, हैशटैग लगाओ यार. हाँ. तुम कैसे ऑफेंड नहीं हो रहे, तुम्हारे को तुम टीका कम लगा तुम्हारा बचपन में. तो वो वाला भी चलता है कि अब आधे तो डर में रहते थे कि अब इसको ऑफेंड कर देंगे, क्या बोले, वोकैबुलरी भी चेंज हो रही है, ही शी देम हर, ये अब ये भी सीखना है. तो you don't and genuinely I don't think anybody is out there unless some people are out there to offend you. Yeah. कि भाई तू अजीब सा है, तू ये कैसा है, तूने दाढ़ी रखी है. वैसा तो 90% लोग नहीं है, बट वो भी डर के बैठे हैं. तो स्पूफ तो मुझे लगता है कि अभी तो छूना ही नहीं चाहिए, पहले देख लो कि हो क्या रहा है. Yeah. हमारी एक कम्युनिटी है वहाँ पे, आपसे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आए थे, सो मैं आपको वो पूछना चाहता हूँ. So there was a question which was about how many bikes do you own and which is your favorite? ये हमारी कम्युनिटी से कुशल ने पूछा है. यार मैंने I've gone through a lot of bikes. Currently I own 3. उसमें से एक मेरी जो डेली यूज़ होती है वो KTM है. फिर एक one of my favorite bikes was all time favorite was the 1250 GS BMW, जो मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, और that's my prized possession जो है. फिर वो MV अगुस्टा ब्रूटाले करके थी जो बस है, वो सैफ को गिफ्ट हुई थी शायद, और उनके पास पड़ी थी. उन्होंने बोला ये क्या बाइक है, मैं बोला आपको पता ही नहीं है क्या बाइक है, ये बहुत अच्छी बाइक है. मैं तो चलाता नहीं, मैं बोला मैं चलाने लायक नहीं हूँ. फिर मैंने देखा वो वहाँ सड़ रही थी, मैं कहा ये नहीं हो सकता इसके आगे, तो उसको ठीक किया, अच्छा किया, और अच्छे से चलाई. इट्स अ ब्रिलियंट बाइक, इट्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट. एंड नाउ इट्स आल्सो ओल्ड, उसकी कंपनी आ रही नहीं, तो उसका मेंटेनेंस बड़ा खराब हो जाता है. तो बस ऐसे पीस ऑफ आर्ट की तरह है देखने के लिए और खुश होने के लिए. बहुत सारे बाइकर्स आके उसको देख के खुश होके जाते हैं. जो और बाइकर कम्युनिटी इतनी फनेटिक है, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ. उनको तो पता है कि इसकी फोक किसने डिजाइन की थी. वो जैसे हम फिल्मों के बारे में हमको पता है ना, स्क्रीन प्ले किसने लिखा था, कि वो जापानीज आर्टिस्ट आया था, उसने फिर ये इम्पोर्ट किया था, फिर ये कोलैबोरेशन में हुआ था. मैं बोला रख लो फोटो खींच के, बाइक नहीं दूंगा, बट मेरे को इतना नहीं समझ में आता. तो फिलहाल अभी ये बाइक्स है, बट आई हैव गॉन थ्रू लाइक स्क्रैम्बलर्स एंड, और मैं ये बात समझ गया हूँ कि जितनी ही कूल ये हाइपर स्पोर्ट्स रखती हैं उतनी ही वो चलाने लायक नहीं है. क्योंकि मैं तो पानी काले V4 करके एक बाइक है, दुगाटी की बाइक थी, तो मुझे उन्होंने बोला था आप ले जाओ. मैं 20 मिनट में ना हेलमेट के अंदर रो रहा था कि यार ले जाओ मेरे हाथ से कोई, क्योंकि ना एक तो पूरा वजन आपके रिस्ट पे आ गया. उसको चलाने का डिसिप्लिन होता है, वो वाली बाइक्स आपको अपने पैरों से पकड़नी होती है. ये सिर्फ फ्लिक के लिए, और वो बनी है स्पीड के लिए और ट्रैक के लिए, ट्रैफिक के लिए नहीं बनी. टांगों से आप क्या पकड़ोगे जब आपकी टांगे नीचे हैं, फिर वो 1 सेकंड के लिए ऊपर चढ़ रही हैं. तो मैं ना उसके टैंक पे लेट जाता था कि मेरे हाथ तो गए, अब ये बस स्लोली चलती रहे ताकि मेरा बॉडी वेट टैंक पे रहे. और गर्म ऐसी होती है वो कि चमड़ी जल जाए भाई आपकी. तो मैं कहा ये अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने कभी वो खरीदी नहीं.
वो कभी मन करता है तो मैं किसी से लेके चला लेता हूँ, वो मेरे बस की नहीं हो, मैं उस पर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहता हूँ। मेरे लिए नेकेड स्पोर्ट्स और एडवेंचर बाइक्स ये मेरे को चलती है। नाइस। मेरा बाइक्स में इन पॉइंट आया था फर्स्ट 7th स्टैंडर्ड में, असेंबली से पहले कुछ बच्चे आए, वो बोले कि बाइक आ रही है, एक पिक्चर है धूम, उसमें हायाबुसा हाँ 316 किलोमीटर पर आवर से चलती है। अभी है लाइक रेलेवेंट है हायाबुसा? जस्ट अ स्टूपिड क्वेश्चन। रेलेवेंट है, उसका वही है, वो इट्स द ब्रैगिंग राइट्स वाली है कि हाँ वो होता है ना जैसे घड़ियों में रोलेक्स होती है, हाँ कहीं कहीं चॉपर बाइक्स में हार्ली डेविडसन है, हाँ वैसे ही स्पोर्ट्स बाइक्स में हायाबुसा इज योर दैट होली ग्रेल ऑफ हाँ। a bike. So even if you don't like the mechanics of it, you just respect the bike for what it is. एंड विच स्पोर्ट्स आर यू इन जनरल? लाइक आप फॉर्मूला 1 वगैरह फॉलो करते हो? हाँ फॉर्मूला 1 एक्चुअली मैं स्कूल डेज में बहुत फॉलो करता था, फिर वो छूट गया था क्योंकि माइकल शूमाकर सब जीत रहा था, तो आपको लगा कि अब क्या ही देखना है, मुझे पता है क्या होने वाला है। फिर एक फेज आया कि मेरी आदत छूट गई, बट थैंक्स टू अगेन ड्राइव टू नेटफ्लिक्स सर्वाइव। ड्राइव टू सर्वाइव, आई हैव रिकिंडल्ड दैट लव। बट अब मैक्स वापस वो कर रहे हैं कि पता ही है कि क्या। हाँ बट देखो उसकी जर्नी भी कितनी अच्छी थी कि लुइस हैमिल्टन था, हाँ अब मैक्स वर्स्टैपेन आया है, हाँ अब ऐसा लगता है कि होगा। इस सीजन के स्टार्ट में मैंने बोला था आई ओनली वांट टू सी व्हाट अलोंसो इज गोना डू बिकॉज आई हैव अ फीलिंग दिस डार्क हॉर्स इज गोना कम बैक, और पहली 3 रेसों में उसने फोड़ दिया मेरे हिसाब से कि वो यू नो व्हेन द बिग डैडीज फ्रॉम द ओल्ड काइंड ऑफ कम बैक, यू आर लाइक माय गाय, आई वांट टू सी व्हाट इज गोना डू। But Max Verstappen is the guy. But now you want to see what Lewis Hamilton's going to do. But I don't know. Mercedes का कुछ चल रहा है यार, उनकी गाड़ियों का पंगा चल रहा है कुछ। बहुत सैड है यार। उनको नजर लग गई 8 साल। बहुत गंदी सबने मिल के नजर लगाई ले। I think nobody wants them to win right now. I somehow want Mercedes. I want Lewis to win. I want I Lewis to really win. want Lewis I to really win. want Lewis to मैं win. कितना सफर कर रहा है बेचारा। क्योंकि वो ना मुझे वो ऐसे जैसे हमारे धोनी है ना वैसे लुइस हैमिल्टन है, Yes, Yeah. that is वो बेचारा ऐसे ही रहता है, वो या कोई इमोशन नहीं दिखाता। या बाकी हैं कुछ जो दूसरा मेरे को वो अपना अच्छा लगता है यार, वो अभी उसको क्या Danny सुना, Ricciardo. डैनियल रिकार्डो, उसकी पर्सनालिटी बड़ी सही लगती है, वो मुझे युवराज सिंह लगता है। हाँ बकचोदी करता रहता हाँ है वो मस्ती करता रहता है, बट वो मस्ती में निकल गया थोड़ा, मुझे ऐसा लगता हाँ है। वो ज्यादा उसने रेनो नहीं छोड़ना चाहिए था, सही बात है। उसने ही ऑल्सो पिस देम ऑफ अननेसेसरीली, इधर रेड बुल से भी थोड़ा झगड़ा करके निकला था। आई थिंक ही इज प्लेइंग मोर ऑफ द कंटेंट क्रिएशन गेम। बट कहाँ अभी डज ही हैव अ सीट? नो वो सेकंड ड्राइवर है रेड बुल में अभी। हाँ देखो वहीं आ गया फिर। हाँ हाँ बट लाइक उसको है कि यार मैं अगर इंस्टा पे कुछ करूंगा ना तो ये ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल है मेरे लिए। है तो सही बंदा, मगर वो अभी हम जानते नहीं है, बट हमको भी वही एज अ कमर्शियल ऑडियंस जो समझ में आ रहा है। या ग्रेट। सो इज देयर एनीथिंग जो जिस चीज के बारे में मैंने बात नहीं की, लाइक मैंने आपसे मूवीज बुक्स म्यूजिक सारी चीजों की बात करने की कोशिश की, कोई ऐसी चीज जैसे आपने यार अपन ने इस चीज की बात नहीं की? देखो अगर नहीं हुई तो होनी नहीं थी वो, या फिर आगे हो जाएंगी, जो सोचना पड़े तो वो टाइम वेस्ट है, ग्रेट। वो होने लायक नहीं थी फिर बात है। बट आई होप आपको मजा आया। बहुत मजा आया यार, समय का पता ही नहीं था तो इतना लेट नहीं हुआ। यार मेरे को एक और पूछना था आपसे, सॉरी लाइक आई फॉरगॉट दिस, ज़ॉम्बी मूवी रिकमेंडेशंस आपकी कोई ऐसे फेवरेट ज़ॉम्बी? अभी मैंने देखी अलाइव, हाँ वो जॉम्बी का कमाल है यार, वो कितनी भी बना दो देखता रहता आदमी। वॉकिंग डेड 16 सीजन चल रहा है, चले ही जा रहे हैं वो, एक सेम फॉर्मूला है। एंड अगेन सो देन अगेन वन थिंग दैट आई एम ऑन लाइक द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर, एंड पीपल विल hate me the moment they hear it, because of that I am not that big a fan of Last of Us. I was about to ask you about Last of Us. Oh. So for me, because I feel that the formula is the same. The world is ended. This is a guy who's had it a certain way. He's supposed to drop this kid, which is also Sweet Tooth, by the way. He doesn't like this kid. He's the unlikely hero. They will kind of figure it out. And like Walking Dead, we'll have episodes where we'll get into the lives of other people. I'm not saying it's a bad show. It's a good show. I enjoyed it. But it wasn't like how it kind of became, oh my god, like Succession. Last of Us, okay. And a lot of people have had a difference of opinion. That's my view, because I have consumed zombie stuff from Resident Evil to Dawn of the Dead to Shaun of the Dead. तो मतलब देख लिया है भाई जितना भी है। हाँ ट्रेन टू बुसान देखी आपने? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि अलाइव इज ऑल्सो अगेन वेरी एंटरटेनिंग, क्योंकि वो विद इन दैट स्पेस आप अलग अलग स्टोरीज बोल सकते हो। मॉल में फंसा दो किसी को, मैं बैठ के 90 मिनट दिखता रहूंगा कैसे निकलेगा मॉल से। Are you into anime? Not much actually. हाँ I think I
कार्टून नेटवर्क के बाद मैं फिर गया नहीं कभी. Which was your favorite cartoon? SWAT Cats. Second, nice. SWAT बड़े Cats. मियाँ छोटे मियाँ. T-Bone and Razor. Yeah, मैंने DuckTales, Tailspin. This was my इसके बाद फिर मैं निकल गया उनसे. Scooby Doo तब मेरे को तब फिर इतने समझ नहीं आता. कैप्टन प्लैनेट अच्छा लगता था. Yeah. But yeah, उसके बाद एनिमे में कभी गया नहीं मैं. कोशिश भी नहीं की मैंने. ड्रैगन बॉल जी ये सब कुछ नहीं. हाँ, but there are these some डेथ नोट. या और ये कुछ फिल्में हैं ये जो स्टूडियो गिबली की एंड लाइक माकोटो शिंकाई की, ये हाँ ये नाम सुना मैंने, देखा नहीं है कुछ. यू शुड वॉच. जैसे दिस फिल्म ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, बहुत अच्छी फिल्म है. इट्स अ वेरी सैड एनिमे बट लाइक आपको वो देखनी चाहिए. ओह ओके. एंड देयर इज अनदर फिल्म मेकर माकोटो शिंकाई, वो मेरे को बड़े, उनकी अभी एक पिक्चर आई थी सुजू में. वो एस्थेटिक्स में जो खेलते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में कोई भी फिल्म डायरेक्टर नहीं है जो मेरे को लगता है इस लेवल पे लाइट्स और टेक्सचर्स को समझते हैं. मेरा in fact I was never into comics or graphic novels. Like I've had them and I like to kind of skim through them, but I've never even finished one. Comic books also. I've never been into comics also. It's always been for me. It's just been the visual format. या 6 साल की उम्र में मैंने Evil Dead देख ली. हाँ तो अब उसके बाद क्या ही हॉरर समझ आएगा मेरे को. हाँ. डर ही नहीं लगता किसी चीज से. कोई और दुनिया की सबसे घिनौनी फिल्म कौन सी देखी आपने? यार मैंने जब हॉस्टल देखी थी मैंने उल्टी कर दी थी. लाइक लिटरली. हाँ मेरे को वो उसको हॉरर बोलते हैं वो लोग. मैं कहा गोर अलग है, हॉरर अलग गोर है. और हाँ. हॉरर तो भूत होता है या कुछ ऐसा सस्पेंस ज्यादा हो गया तो हॉरर हो गया. गोर नहीं देखा जाता मुझसे. वो जो हाथ कट रहे हैं, अंतड़ियां निकल रही हैं, वो मेरे से उड़ नहीं होती. वैसे उसमें सालो ह्यूमन हाँ उसका नाम इलाई रॉथ है ना उसका नाम. हाँ वो नहीं होता मेरे से. 100 कॉन्सेप्ट अच्छा है बट वो मेरे से एक पॉइंट के बाद नहीं देखा जाता. जैसे 136 आवर्स में भी जब वो हाथ कटने लगा था तो मेरी फटने लगी थी. अमेजिंग. थैंक यू सो मच कुणाल, मेरे को बहुत मजा आया आपसे Thanks, बात करके. आई होप हम फ्यूचर में और पार्ट 2 पार्ट 3 करें इसके, बिल्कुल. और रिकमेंडेशंस की बातें करें. जाते जाते अगर आप अपने फैंस को हमारा चैनल चलचित्र टॉक्स रिकमेंड करने के लिए बोल सकते हैं तो इट वुड बी ग्रेट. लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. चलचित्र टॉक्स. सो आई होप यू लाइक दी एपिसोड. अगर आपने एपिसोड यहाँ तक देखा है सो यूज़ दी हैशटैग काफ़ी सही इन द कमेंट्स और भर दो कमेंट में काफ़ी सही से. एंड नाउ आई वांट टू रिकमेंड अ मूवी टू यू गाइस दैट यू शुड वॉच ऑन movie.com. इस फिल्म का नाम है टोनी अर्डमैन. 2016 में ये फिल्म आई थी. एक जर्मन फिल्म है, एक फादर डॉटर की कहानी है, बट इट्स अनलाइक आई हैव एवर सीन. लाइक जब भी मैं एक अच्छी पिक्चर देखता हूँ मैं मूवी क्लब में ना एक ऐसे पैराग्राफ लिखता हूँ कि मैंने अभी ये देखा. मैंने कहा कि मैं ये पिक्चर देखने के बाद हाउ डू आई एक्सप्लेन यार मैंने क्या देखा है. इट्स अबाउट अ फादर एंड अ डॉटर रिलेशनशिप बट लाइक देयर इज सो मच freshness to a father-daughter story which you see in Tony Erdmann that I really don't have any words. I just know आपको मज़ा आ जाएगा जब आप ये पिक्चर देखोगे. डॉटर जो बहुत लाइक काम में अच्छा कर रही है, शी हैज़ अ कॉर्पोरेट जॉब एंड लाइक शी इज़ डूइंग वेरी वेल, बट हर फादर स्टार्ट्स लिविंग विद हर एंड फादर लाइक इज़ अ very weird person right. And so how like the daughter is feeling like kind of embarrassed to have him around. तो पापा अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर लेते हैं. ही क्रिएट्स हिज ओन एलियस एंड उसके बाद ही स्टार्ट्स हैंगिंग आउट विद हिज डॉटर. इट क्रिएट्स ऑल द मोर कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द डॉटर. बट ये जो इंटरप्ले है ना लाइक ऐसे आइडेंटिटी चेंज होने का एंड ह्यूमर कमिंग आउट ऑफ इट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार ये. एंड लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने एक ऐसी मूवी देखी. देखो शोज़ तो आप सबको पता है मैं बहुत ही देखता हूँ, बट एक ऐसे मूवी देख के जो 10 on 10 वाली फील आई ना वो मेरे को टोनी अर्डमैन देख के आई. थोड़ी सी लंबी पिक्चर है बट प्लीज़ बेयर विद इट क्योंकि आप एक ऐसी इमेजरी देखोगे जिसके बाद आप थैंकफुल हो जाओगे कि भाई बहुत सही पिक्चर रिकमेंड करी. सो प्लीज़ ज़रूर जाके लाइक मूवी की सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड काफ़ी सही हैशटैग यूज़ करना मत भूलिए इन कॉमेंट्स. एंड आई विल सी यू विद सम मोर अमेजिंग एपिसोड्स ऑन चलचित्र.